स्टार्ट करते हैं हमारा 4 Feb 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। 3 Feb का कुछ कंटेंट है, उसको भी ज़रा रिवाइज भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने वन लाइनर करंट अफेयर में देखा था निधि कंपनीज़ के बारे में। तो ये NBFCs ही होती हैं एंड इनको रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, लेकिन इनको कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती RBI से, बट RBI इनको कुछ रेगुलेशंस दे सकता है, मतलब डायरेक्शंस दे सकता है, और उनको निधि रूल्स 2014 के अंडर कंट्रोल किया जाता है। देन वी टॉक्ड अबाउट कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी कुछ गाइडलाइंस अपडेट की थी विद रिस्पेक्ट टू जो टीवी के ऊपर जो हमारे एड्स वगैरह आते हैं ना, डिजिटल एड्स वगैरह, उनके कुछ रूल्स में अपडेशन किया था। देन मिलिट्री एक्सरसाइज की बात की थी हम लोगों ने, ट्रॉपेक्स, ये इंडियन नेवी का मेजर मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इसमें आर्मी, एयरफोर्स और कोस्टल गार्ड भी पार्टिसिपेट करते हैं। देन वी हैव एमफेक्स भी था 2023 का, ये बायनियल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इसमें एयरफोर्स है हमारे पास, नेवी है और आर्मी भी होती है यहाँ पर। देन वी टॉक्ड अबाउट कि जो डूम्सडे क्लॉक है हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, इसको रिसेंटली मिडनाइट से जो टाइम था ना इसका, उसको थोड़ा सा शिफ्ट किया गया था, क्लॉक को 90 सेकेंड्स टू मिडनाइट में शिफ्ट किया गया था। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था, ये IIT मद्रास में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है JNK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो जैसे हमारा एंड्रॉयड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्पल के डिवाइसेस में iOS होता है, उसी तरीके से सिमिलर है, लेकिन ये भारत ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। देन हम लोगों ने इम्यून इम्प्रिंटिंग के बारे में बात की थी कि इम्यून इम्प्रिंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसकी शुरुआत तो एक्चुअली 1947 में, इसको डिस्कवर उस टाइम पर किया गया था। तो बॉडी की टेंडेंसी हो जाती है कि ना वो अपने इम्यून का रिस्पॉन्स, जो पहली मेमोरी होती है ना उसकी इन्फेक्शन की, उसको रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा देखा था। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस, ये जो सुंदरबंस टेम्पल है ना, यहाँ पर जो हवाएं वगैरह चलती है ना, हवा के अंदर थोड़ा खारापन आ जाता है, एयर में सैलिनिटी आ रहा है, तो उसके कारण से इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो डिग्रेड हो रहा है। तो ये टेराकोटा का बना हुआ था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि इसको वो रिप्लेस करेंगे। देन वी टॉक्ड अबाउट कि मुगल गार्डन्स जो राष्ट्रपति भवन में है, ओवर 15 एकड़्स का, उसको रीनेम कर दिया गया अमृत उद्यान के नाम पर। इसको डिज़ाइन किया था एडविन लुटियंस ने। केरला के अंदर एक सिंकिंग आइलैंड की बात हम लोगों ने की थी। आज भी हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आज वाले को, बट ये आपको पता होना चाहिए। जो जोशीमठ हो गया, केरला का सिंकिंग आइलैंड हो गया, एंड अभी जम्मू कश्मीर में भी कुछ जगह पर क्रैक्स वगैरह मिले थे। तो ये इस तरह का जो लैंड सब्सिडेंस का टॉपिक होगा ना, ये 2023 में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा क्वेश्चन आपका GS1 में आएगा। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस सॉइल कैंपेन के कारण ना फार्मर्स की इनकम 40% तक इंक्रीज हो गई थी बीकानेर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एंड ये आपको पता होना चाहिए। माटी अभियान चलाया गया था, वहाँ पर जो वहाँ के कलेक्टर हैं बीकानेर के, भगवती प्रसाद कलाल, उन्होंने स्टार्ट किया था इसको। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये एक बटरफ्लाई मिली थी, इसके बारे में पता होना चाहिए कौन से रीजन में मिलती है। नामदफा नेशनल पार्क पहले एग्जाम में 2 बार आ चुका है, और बटरफ्लाइज हमारे जो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन नर्मदा का जो एरिया था, वहाँ पर हमें कुछ 90 फॉसिल्स मिले थे जो कि इंडिया के लार्जेस्ट डायनासोर्स थे, उनसे बिलोंग करते थे। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस इंडियाज़ ग्राउंड वाटर गवर्नेंस इज़ इन बेटर शेप। सुबोध यादव जी जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ वाटर के, वहाँ से हम लोगों ने कुछ डेटा की बात की थी, एंड इसको तो मैं क्या ही रिवाइज़ करूँगा, पूरा का पूरा आर्टिकल था। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने आपको बताया था कि कुछ एडिटोरियल ऐसे होते हैं ना जो आपको सेव करके रखने होंगे, तो महीने में ऐसे 5 अच्छे आएंगे, तो ये उनमें से एक है जो आपको सेव करके रखना है। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स मिल जाएंगे जो आप आंसर राइटिंग में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये कौन सा है? अच्छा ठीक है, यहीं पर था, नहीं ये भी था ना, ये भी था, हाँ करेक्ट, ये भी था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 लोग पोलिंग कर, मतलब इलेक्शन लड़ सकते नहीं लड़ सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर जो पिटीशन डाली गई है ना, उस पिटीशन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का पार्ट है, इस पर पार्लियामेंट डिसीजन लेगा। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है ना, उसके सेक्शन 33 क्लॉज 7 में क्या होता है, वो अलाउ करता है एक पर्सन को कि वो जनरल इलेक्शन, यानी कि जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना, उसमें 2 सीट से कंटेस्ट कर सकता है, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो सुप्रीम कोर्ट में लोग बोलने की कोशिश कर रहे थे बहुत समय से कि 1 पर्सन 1 वोट 1 कैंडिडेट होना चाहिए, उस बारे में था। देन मैंने कहा था कि डेटा आप लोग नोट डाउन कर लेना। 42% जो इनमेट्स है पंजाब के प्रिजन के अंदर, उनको एक्यूज़ किया गया था इन द नारकोटिक्स केस। देन ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में बात की थी हम लोगों ने, सिंगल इंजन का होता है, और US के साथ हम लोग इसमें कुछ डेवलपमेंट की बात भी कर रहे थे। US कह रहा था कि हम लोग इसका इंजन वगैरह डेवलप करके देंगे। अभी रिसेंटली जो हमारा एरो इंडिया चल रहा है 2023 का, इट इज़ हैपनिंग इन बैंगलोर में हो गई। तो ये 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेगा। तो ये हर साल होता है, पिछले 14 ईयर्स से होते आ रहा है। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस ट्रेडिंग मोर विद इन एशिया मेक्स इकोनॉमिक सेंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन का एडिटोरियल था, एंड अब एडिटोरियल को तो मैं क्या रिवाइज करूँगा,
ये कुछ नंबर्स थे। IT डिपार्टमेंट का था कि वर्ल्ड में US इज़ द ओनली कंट्री जो इंडिया से लेस स्पेंड करता है। तो इंडिया में अगर 100 रुपीज़ का टैक्स कलेक्ट करना होता है ना, तो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर 57 पैसे खर्च करता है। दूसरी कंट्रीज में ज़्यादा खर्च करती हैं। UK उसमें 73 पैसे लगाता है, जापान 174, जर्मनी 135, कनाडा 150 पैसे। देन वी टॉक्ड अबाउट कि इंडियन गवर्नमेंट है ना सिंस 2014 229 एंटिक्विटीज़ यानी कि जैसे मूर्तियाँ वगैरह जो होती है ना वो रिट्रीव की थी दूसरी कंट्रीज से। पाकिस्तान ने CPEC कॉरिडोर में एक $2.7 बिलियन का एक न्यूक्लियर प्लांट सेटअप करने की बात की थी। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस साइट्स का एक डेटाबेस रिवील करता है रेड सेंटर्स की स्मगलिंग हो रही। रेड सेंटर मतलब ये लाल चंदन की बात करते हैं, लकड़ी होती है, इसको चंदन होता है, जैसे चंदन का जो पेड़ होता है ना सैंडलवुड, उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो ये लाल वाला होता है। इसके फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं। साइट्स क्या है, ये एक एग्रीमेंट है और ट्रैफिक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें वाइल्ड लाइफ की ट्रेडिंग पे काम करती है। एक सीनियर IAS ऑफिसर थे बिहार में, उन्होंने अपनी वीडियो में कुछ गाली वाली दी थी, तो बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन था उन्होंने कहा था कि उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। तो मिस्टर पाठक थे, उन्होंने कहा था कि मैंने इनके बासा के खिलाफ मेंबर्स के खिलाफ ना कुछ एक्शन लिया था और इन लोगों को इस बात से प्रॉब्लम हो गई थी ना, इसलिए इन्होंने मेरी वीडियो रिलीज़ कर दी है। दिस वॉज अ स्मॉल रिविजन ऑफ द प्रीवियस कॉन्टेंट दैट वी डिड येस्टरडे। अब हम लोग 4 फरवरी के जो मेजर हाईलाइट्स हैं एक बार उन पर ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो आज से मैं एक चीज़ और स्टार्ट करता हूँ। ये जो ऊपर वाली हेडलाइंस होती है ना, इनको भी थोड़ा देख लेते हैं क्या कुछ है। सुप्रीम कोर्ट अलाउज OPS टू टेकल पार्ट इन काउंसिल मीट, नॉट नेसेसरी। G20 टीम टू मीट एट रन ऑफ कच्छ। अब G20 आपके मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, और मैं तो कहूँगा कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करके जाना कंट्रीज वगैरह कौन सी होती है। नॉट जस्ट G20, इसके साथ में G7 भी पढ़ना और G77 भी पढ़ना। ध्यान रखना G7 पहले G8 हुआ करता था, इसमें से रशिया को निकाल दिया गया था जब उन्होंने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया था। फिर बात आती है रन ऑफ कच्छ की। रन ऑफ कच्छ में आपका प्रीलिम्स का एक पहले क्वेश्चन आ चुका है, उसमें वो जो खराई कैमल जो था ना उसका क्वेश्चन आया था कि उस एरिया में पाए जाते हैं। बट जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रन ऑफ कच्छ को मैप पर देखना और वहाँ पर जो सर क्रीक वाली लाइन है ना उसके पास में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है उसको भी नज़र में रखना। तो ये बस कीवर्ड में जैसे मैं पुटअप कर रहा हूँ ना आपके सामने कि अच्छा रन ऑफ कच्छ को ध्यान में रखना, तो जहाँ पर भी आपको और भी अगर आप करंट अफेयर का सोर्स फॉलो करते हो या फिर आपके पास जो आपकी स्टैटिक बुक है उसमें ध्यान रखना कि अच्छा ये न्यूज़ में चल रहा था। देन आगे क्या है, न्यू टैक्स रजीम वॉन्ट हिट सेविंग सेज गवर्नमेंट। ये बजट के ऊपर अपडेट आया था, नहीं पढ़ना ये। हाउ अ मैन फेक्ड हिज डेथ फॉर इंश्योरेंस, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन ना केस स्टडीज़ में बन के आ जाते हैं आपके एथिक्स में, बट पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ब्लिंकन पुट्स ऑफ चाइना विजिट ओवर स्पाई बलून, हाँ ये हम लोग आगे कवर करेंगे जब नीचे आएगा तब। 5 कॉलेजियम पिक्ड जजेस टू बी पोस्टेड सून, ये सेंटर ने कहा था। अभी कॉलेजियम को लेकर के बहुत बड़ा इशू चल रहा है। इसमें नीचे एक और भी हम लोग थोड़ा सा इसमें और फर्दर एक्सटेंशन पढ़ेंगे। कॉलेजियम मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का होता है ना, उसमें वो लोग जजेस की 2 चीज़ें करते हैं कॉलेजियम में, ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट। तो इसको लेकर के काफ़ी समय से मुद्दा चल रहा था कि जुडिशरी जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो होता क्या है कि कॉलेजियम एक लिस्ट निकालता है, सेलेक्ट करता है, वो लिस्ट जाती है सेंटर के पास, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ उसको फिर फर्दर एनालिसिस करके प्राइम मिनिस्टर के पास भेजती है, प्राइम मिनिस्टर उसको आगे प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं। तो उसी पर बात चल रही थी। जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने कहा इट इज़ हैपनिंग, जो 5 वारंट थे अपॉइंटमेंट्स के वो इशू किए जा रहे हैं और प्रेसिडेंट के पास जाएंगे इवनिंग तक और ये इशू हो जाएंगे, यानी कि हम लोग 5 जजेस की जो लिस्ट आई थी कॉलेजियम से उसको अपॉइंट कर देंगे। यह है बैंकिंग सेक्टर रिमेन्स स्टेबल रेजिलियंट सेज RBI एमिड दी अडानी इम्ब्रोग्लियो। मैंने आप लोगों को बताना, अब ये अडानी वाला जो इशू चल रहा है मैं डिटेल में बताऊंगा, पर मैंने इसके बारे में और कल स्टडी किया था कि क्या कुछ चल रहा है। ये ना डेवलपिंग न्यूज़ है, अब इसमें पॉसिबली 3-4 दिन तक और कंटेंट आएगा। आज तो ये सैटरडे का न्यूज़पेपर है ना, कल देखना संडे का जो न्यूज़पेपर होगा ना, इसमें हम लोग पूरे वीक का, द हिंदू वाले क्या करते हैं पूरे वीक में जो मेजर कंटेंट था ना उसके एडिटोरियल्स और क्रिएट करके देते हैं। बट कल भी हम इसको कवर नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लगा कि इसको पूरा कंप्लीट होने दो। और हुआ बस ये है कि इनके शेयर वगैरह की वैल्यू के ऊपर इशू चल रहा था, ऐसा कोई खास नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे एक तो शॉर्ट सेलर वाला कीवर्ड आया था, तो ये 2-4 कीवर्ड्स ही आपको याद रखने, बाकी इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं। मैंने कल इसको जब पढ़ा ना तो मुझे समझ में आया कि इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला देखेंगे आगे नीचे आएगा। देन रेलवेज रैम्प अप द बुकिंग कैपेसिटी, नॉट नेसेसरी। एपेक्स कोर्ट डायरेक्ट सेंटर टू सबमिट रिकॉर्ड्स बैनिंग BBC डॉक्यूमेंट्री। अब BBC डॉक्यूमेंट्री का इशू चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुद्दा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या स्टेप लेता है इसके ऊपर। देन आगे फर्दर हम लोगों को जो देखना था न्यूज़ में, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 फैमिलीज शिफ्टेड आफ्टर दी हाउसेज इन JNK विलेज डेवलप क्रैक्स। मैंने अभी जो हम लोगों ने रिवीजन किया था ना
5 मिनट पहले, उसमें कहा था ना जो केरला का सिंकिंग आइलैंड वाला था वो हो गया, ये जम्मू कश्मीर वाला विलेज हो गया, जोशीमठ हो गया। देखो एक साथ कंट्री के अंदर पिछले 2 महीने के अंदर कितनी मेजर न्यूज़ आई हैं जहाँ पर क्रैक्स वगैरह पड़ रहे थे, ज़मीन के अंदर कैसे गड्ढे पड़ जाते हैं ना। ये लैंड सब्सिडेंस का इशू है, तो बस इतना ध्यान रखना, इसमें नीचे हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मुद्दा जो पूरा का पूरा होगा नहीं, लैंड सब्सिडेंस के ऊपर टॉपिक बन के आएगा आपका। तो आपको 3 एग्जाम्पल तो याद रखने हैं, जोशीमठ, केरला सिंकिंग आइलैंड और क्या था, हाँ ये जम्मू कश्मीर का विलेज। और भी कोई अगर आ जाएगा ना आपके एग्जाम पॉइंट, ये मेंस में आएगा इसका क्वेश्चन। आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस के इस बार GS 1 में आने के, ठीक है। आगे चलते हैं। लिटिल टू सेलिब्रेट इन श्रीलंका 75, नो नीड टू गो फॉर दिस। ये श्रीलंका पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये वाला हम लोग कवर करेंगे, पढ़ेंगे आज, बहुत अच्छा है ये भी ट्यूटोरियल। हाउ अ मैन फेक्ड हिज डेथ फॉर इंश्योरेंस एंड फेल्ड, तो ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब नो प्रपोजल टू यूज़ रिमोट EVMs इन द अपकमिंग इलेक्शन। अभी 2024 के अंदर ना लोकसभा इलेक्शंस होंगे, यानी कि 2024 में हमारे पास न्यू प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं और हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ही कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले 2019 में होता हमारे जनरल इलेक्शंस। ध्यान रहे लोकसभा इलेक्शंस को जनरल इलेक्शंस बोलते हैं, पूरे देश के अंदर फिर वो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, उसमें MPs वगैरह चूज़ किए जाते हैं और फिर वोटिंग होती है, फिर जो मेजॉरिटी वाली पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हम लोग इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को चूज़ नहीं करते हैं, हम लोग किसको चूज़ करते हैं, एक मेजॉरिटी पार्टी को चूज़ करते हैं। जब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, वो लोग प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को चूज़ नहीं। वो बात अलग है कि जैसे लास्ट 2019 में नरेंद्र मोदी जी का फेस था, तो लोगों ने जिसने BJP को वोट किया उन्होंने ये देख करके वोट किया था। पार्टी बता देती है कि हम इसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन ना यहाँ पर पार्टी चेंज भी कर सकती है बाद में कि भाई ठीक है हम लोगों ने पहले एक फेस को दिखाया था लेकिन बाद में दूसरे को बना सकते हैं, वो अपनी पार्टी में लीडर को बनाते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो अभी होने वाला क्या है कि जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स थी ना, उनको लेकर बात चल रही थी कि क्या 2024 में इनको यूज़ करेंगे। इन पर बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं RVMs के ऊपर, और देखो EVM के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर मेंस में क्वेश्चन, वो तो इसी बार आया था, 2022 में आया था। EVM जब आया था तब आया था, तो मे बी 2023 के अंदर RVM के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। RVM का टॉपिक हम लोगों ने डिटेल में कवर भी किया था और ये आपको पता भी होना चाहिए आगे फर्दर। पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना 1950 और 1951 वाला, ये डिटेल में कवर कर लो, बिकॉज दिस इज़ वन टॉपिक जहाँ पर आई थिंक 2020 में एक क्वेश्चन शायद नहीं आया था, मे बी 2020 या 19 में, बट एवरी ईयर देयर इज़ 1 और 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। इस बार 2022 में 3 क्वेश्चन थे, इसमें इलेक्शन कमीशन की बात कर लो चाहे आप RPA की बात कर लो। तो ये जो वोटिंग इलेक्शन का जो टॉपिक है ना, देखो इस बार 2022 में अगर 3 क्वेश्चन आए तो कितनी इंपॉर्टेंस होती है इसकी, और कोई बड़ी बात नहीं है, अगले साल एग्जैक्टली रिपीट भी हो जाता है कभी कभी। मैं कुछ दिनों में ये चीज़ भी आपको थोड़ी दिखाना स्टार्ट करूँगा। हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो पार्लियामेंट इज द नॉर्थ स्टार ऑफ डेमोक्रेसी सेज द वाइस प्रेसिडेंट। अब कुछ दिनों पहले हुआ क्या था, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो कि 1973 के केशवानंद भारती केस से आया था, उन्होंने कहा था ये हमारा नॉर्थ स्टार है। नॉर्थ स्टार मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको ध्रुवीय तारा। मैंने बताया था कि जब ये टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था ना अपने चीफ जस्टिस वाला, उन्होंने कहा था कि ध्रुवीय तारा क्यों बोला था, क्योंकि हमारे जो स्पेस के अंदर एक ध्रुवीय तारा होता है, नॉर्थ स्टार बोलते हैं उसे, पोल स्टार भी बोलते हैं। तो जब लोग समंदर वगैरह के अंदर, जंगल में, रेगिस्तान में रात को खो जाते थे ना अंधेरे के अंदर, तो वो उस पोल स्टार को ढूंढते थे। और पोल स्टार कैसे पता चलता है, वो आपके स्काई के अंदर ना सबसे ज़्यादा शाइनिंग स्टार होता है, आप भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। मतलब वो बात अलग है कि जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पॉल्यूशन इतना है कि आपको तारे नजर नहीं आएंगे, बट खुले आसमान में वो बहुत आसानी से दिख जाता है। सबसे ज़्यादा जो तेज चमकता तारा होता है ना जिस डायरेक्शन में, वो नॉर्थ होता है। तो उसकी डायरेक्शन को लेकर के ना, इट गिव्स यू डायरेक्शन, वो आपको दिशा दिखाता है। तो हमारे चीफ जस्टिस ने कहा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे जुडिशरी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्दर कैसे आगे प्रोसीड करना है उसका पाथ हमें शो करता है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने कहा कि देखो भाई साहब ऐसा है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जी हैं अभी जो नए बने हैं जगदीप धनखड़ जी, उनको दिक्कत है बेसिक स्ट्रक्चर से। उन्होंने पहले भी इसके ऊपर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, नॉर्थ स्टार क्या है, पार्लियामेंट, ठीक है। तो लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी की डिबेट चल रही, उन्होंने कहा पार्लियामेंट नॉर्थ स्टार है। क्योंकि अगर मैंने ना इनकी बात को थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ठीक कह रहे हैं या फिर हमारी जुडिशरी ठीक कह रही है, उन्होंने इस पर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए थे जगदीप धनखड़ जी ने। ही सर कि पार्लियामेंट के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो लोग MP बने हुए हैं ना यहाँ पर, ये MP अपनी मर्जी से बन के नहीं आए हैं, इनको किसी 1-2 पर्सन ने फिर किसी कॉलेजियम ने सेलेक्ट नहीं किया जैसे जुडिशरी में करते हैं। ये वो लोग हैं जो देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं। और हम लोग इस बात को डेमोक्रेसी में बहुत वैल्यू देते हैं कि जहाँ पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उनका कि ये लोग हैं जो असली डायरेक्शन दे पाएंगे। जुडिशरी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने जो ये बनाया था ना बेसिक स्ट्रक्चर, ये किसने बनाया था, कुछ जजेस ने डिसाइड कर लिया था,
ये आई थिंक सबसे बड़ा जज वो बैठा था, इफ़ आई एम नॉट राइट, आई थिंक 13 जजेस का बेंच बैठा था, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और उसमें से 7:6 का वर्डिक्ट आया था इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का। मैं थोड़ा शायद अगर मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट सही से कर पा रहा हूँ तो, अगर मैं कुछ गलत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। 13 जजेस का था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वन ऑफ द लार्जेस्ट बेंच था KBC 1973 में, और 7:6 का वर्डिक्ट आया था बेसिक स्ट्रक्चर में। सो तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये तो उन जजेस ने निकाला ना जो सारे के सारे कॉलेजियम से आए थे, लेकिन जुडिशरी से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पार्लियामेंट है। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी का कहना है, और ये बहुत अच्छी डिबेट है, फ्यूचर में भी इस पर काम करने की ज़रूरत है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एलिज हरासमेंट बाय पुलिस ड्यूरिंग द फैक्ट फाइंडिंग मिशन इन बस्तर। अब एक तो ना हरासमेंट की स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखना, कुछ लोग इसकी स्पेलिंग में बड़ी गड़बड़ करते हैं, HRR लिखते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि टॉपिक मैंने क्यों हाईलाइट किया, ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर ना 2 बार क्वेश्चन आए थे पिछले 5 सालों के अंदर। सो विद इन 5 years देयर हैव बीन 2 क्वेश्चंस इन द मेंस एग्जाम। तो एंड यू नीड टू नो अबाउट दिस थिंग, ऑलराइट। और नेशनल कमीशन ऑफ विमेन पर, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पर नहीं आया शायद अभी तक, बाकी नेशनल कमीशन ऑफ OBC, ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होता है, इस पर भी आया था अभी, इसी बार आया था शायद रिसेंटली वाला। तो देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वासी जुडिशियल स्टेचुटरी बॉडीज होती है ना, इन पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आई जस्ट हाईलाइटेड दिस टू रिमाइंड यू गाइस कि नेशनल ह्यूमन कमीशन के ऊपर सवाल आया है, ह्यूमन राइट्स कमीशन पर। फिर अब देखो ये टॉपिक मैंने कुछ दिनों पहले दिखाया था ना कि जो हमारा मनरेगा होता है ना, उसमें बजट में हम लोगों ने जब हाईलाइट देखे थे 1 फरवरी को, तो उसने कहा था कि मनरेगा का जो बजट है ना उसको रिड्यूस किया गया है। यहाँ पर गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखो भाई साहब, ऐसा है, अगर ज़रूरत पड़ेगी ना मनरेगा को ज़्यादा पैसे देने की, तो व्हेन रिक्वायर्ड वी विल बी एबल टू मेक दैट अवेलेबल, हम उसे प्रोवाइड कर देंगे। इतना ही पढ़ना है इसमें, और कुछ नहीं जाना है इसके अंदर डिटेल में। मैंने हाईलाइट भी क्यों किया मुझे पता नहीं। अमूल मिल्क प्राइसेस, अमूल हाइक्स द मिल्क प्राइसेस बाय ₹2 पर लीटर। मैंने भी आज सुबह जब मिल्क परचेज करके लाया तो आधा लीटर वाला 27 रुपये का पड़ा था। ये मैंने क्यों हाईलाइट किया पता है क्या? क्योंकि अमूल जो है ना, अमूल हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के टॉपिक में आती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का रिसेंट में अमेंडमेंट किया गया था, DPSP में ऐड किया, फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया, और अमूल का एग्जाम्पल सबसे वन ऑफ द सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स में लेते हैं। और ये जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ना, उसके बाद हमारा जो ये वाइट रेवोल्यूशन आया था मिल्क प्रोडक्शन का, तब की बात की गई थी। अमूल वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स है इंडिया का। तो ये एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल दूसरा कहाँ पर ऐड होता है? ये इन्फ्लेशन में ऐड होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है महंगाई वाला, उसमें ऐड होता है। तो आप ऐसा कोई टॉपिक आता है GS3 में आएगा ये आपका, और कोऑपरेटिव GS2 में आता है, ठीक है। अच्छा, किसी ने मुझे कल परसों आई थिंक कमेंट में लिखा था कि सिलेबस के साथ टॉपिक्स बता दो। यार देखो, मैं GS1 और GS2 ऐसे बता सकता हूँ, ये GS1 का है, ये GS2 का है। उसमें और डिटेल में जाकर के बताना तो फिर वो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था मुझे। मतलब कंसिडरिंग कि आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, आपको GS1 में क्या क्या है तो पता ही होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो आई कैन हेल्प यू कि मैं GS1 2 3 4 बता सकता हूँ। उसके बियॉन्ड आप कहाँ फिट बैठेगा ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये इन्फ्लेशन में फिट बैठेगा एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। सेकेंड चीज़ कहाँ फिट बैठेगा? ये कोऑपरेटिव्स का एग्जाम्पल में। अमूल इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स। अब ये देखो, ये एथिक्स का टॉपिक है, GS4 का, ठीक है। इंडियन कंपनीज आई ड्रॉप्स लिंक्ड विद 55 एडवर्स इवेंट इन US। हुआ क्या है ना, आई ड्रॉप आंखों के ट्रीटमेंट के लिए होती है। तो जो चेन्नई की एक ग्लोबल फार्मा है, हेल्थ केयर है, उन्होंने रिकॉल किया था। रिकॉल करने का मतलब क्या होता है कि ये जो दवाइयाँ जो बेच दी जाती है ना, जो चली जाती हैं बक्से वगैरह, इनके बॉक्स चले जाते हैं, उनको रिकॉल करती कंपनी कि ठीक है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर कुछ इशू हो गया है, तो जो पैकेजेस ओपन नहीं किए गए थे ना, उनको वापस भेज दिया जाए। जो ओपन हो गए, यूज़ हो गए, उनको वापस नहीं लेती कंपनी। जो ओपन नहीं हुए थे उनको कंपनी वापस मंगवा लेती है, उनको चेक करती है। तो ये कुछ इशू पाए गए हैं रिसेंटली वहाँ पर। कुछ जो US का जो CDC है ना, CDC आई थिंक इनका सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल ऐसा कुछ बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म। हाँ, ये सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, करेक्ट, वो है इनका। उसने अलर्ट किया था इनके FDA को, US का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, कि कुछ प्रॉब्लम पाई गई है। उन्होंने कुछ 55 केसेस देखे थे एडवर्स इवेंट्स के, उसमें आई इन्फेक्शन हो गए थे, कुछ लोगों का परमानेंट उनकी आंखें भी एकदम चली गई थी नज़र, और कुछ लोगों को ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हुआ था। तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या हुआ है, ये ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन कैसे हो रहा है। ये टॉपिक मैंने क्यों हाईलाइट किया? ये GS4 में आएगा आपका, ठीक है। और ये टॉपिक पहले भी आ चुका है, कुछ दिनों पहले आई थिंक एक अफ्रीकन नेशन में भी ऐसा हुआ था कि इंडिया की कुछ मेडिसिन वगैरह थी वो वहाँ भेजी गई थी, और ये आपकी विजन की मैगजीन ने भी कवर किया था ये। तो इसको पढ़ के ज़रूर जाना, क्योंकि दूसरा तीसरा केस है, इंडिया की मेडिसिन के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं। नाउ वी हैव दिस इंडिया टू शोकेस सक्सेस इन द रूरल एंड आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म एट G20 मीटिंग। अब
इसमें क्या पढ़ना होगा आपको, लाधपुरा खास विलेज है मध्य प्रदेश में, ठीक है, खोनमा विलेज है नागालैंड में, और हेरिटेज साइट है जैसे कि धोलावीरा। धोलावीरा 2021 में मेंस प्रीलिम्स में पूछा गया था आपसे, क्योंकि उस टाइम इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था इसलिए। तो इनकी सक्सेस स्टोरीज दिखाई जाएगी रूरल और आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म की इंडिया के द्वारा। जो हमारा पहला टूरिज्म होगा वर्किंग ग्रुप का G20 का, ये कहाँ पर होगा, रन ऑफ कच्छ में। अभी वही टॉपिक है मैंने स्टार्टिंग में हाईलाइट किया था। तो देखो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को मैं बस रिकॉल करना चाह रहा था यहाँ पे, कि इस तरीके से टॉपिक न्यूज़ में होता है और यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बनाता है उठा करके। तो रन ऑफ कच्छ के बारे में पता होना चाहिए। धोलावीरा अगर 2021 में आया था, डजंट मैटर, यू हैव टू अगेन स्टडी दिस। वो हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है पूरा, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में मिलेगा, उसको पढ़ना है, उसकी सारी साइट्स पढ़नी है, राखीगढ़ी, कलीबंगन, मोहनजोदारो जो भी थी उसमें किसमें क्या कुछ पाया जाता है। अगेन देयर विल बी स्मॉल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। देन मूविंग अहेड, हाँ ये न्यूज़ है थोड़ी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशन की। एंटनी ब्लिंकन पोस्टपोन्स चाइना विजिट आफ्टर द स्पाई बलून इज डिटेक्टेड ओवर यूएस। ये ना एक बलून है, ऑलराइट, ये चाइना का द्वारा था, और चाइना का जो बलून था ना ये उड़ करके लाइक अगर मैं मैप बनाना चाहूँ ना, वर्ल्ड का मैप है, तो उसमें थोड़ा सा मैप को हम चेंज करेंगे। ये हमारा पैसिफिक ओशन होगा, ऑलराइट, ये होगा हमारा अलास्का, ये होगा हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये होगा हमारा साउथ अमेरिका, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे चाइना को। दिस इज इंडिया है। मैप समझ पा रहे हो ना, बीच में पैसिफिक ओशन है, इधर यूएस से है, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ऊपर यहाँ पे अपना रशिया हो गया। अब चाइना का जो हॉट एयर बलून था ना, ये यहाँ से उड़ता 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 अलास्का के पास से जाके, मतलब अलास्का के रीजन से जाते हुए, और ये यूएस के पास, यूएस में मिला है, ठीक है। अब यूएस का जो पेंटागन है ना, पेंटागन क्या है, जैसे हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है, राजपथ पे, जो हमारा राष्ट्रपति भवन उसके पास में, एक नॉर्थ ब्लॉक एक साउथ ब्लॉक, यहाँ पर मेजर मिनिस्ट्रीज हैं। तो उनके वहाँ पर जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ, उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बोलते हैं वो लोग, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं बोलते, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जो हेडक्वार्टर है ना, उसको वो लोग पेंटागन बोलते हैं। उनका जो पेंटागन है ना, वो ऐसा शेप में बिल्डिंग बनी हुई है, एक 4-5, हाँ, एक ऐसी सी बिल्डिंग बनी हुई है। आप लोग गूगल करोगे ना तो आपको दिख जाएगी, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, उनका हेडक्वार्टर है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का। तो उसके इनके जो वो हैं, एक उनके पेंटागन ने ही बोला कि भाई देखो ये चाइना की तरफ से एक स्पाई मतलब ये नज़र रखने के लिए आया था। चाइना ने बोला कि देखो भाई साहब, ये ना स्पाई रखने के लिए नहीं था, ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए था, और हमारी गलती हुई है कि ये गलती से उस तरफ चला गया था, ये ट्रैवल करके चाइना से इस तरफ को चला गया था। तो चाइना ने रिग्रेट भी किया इस चीज़ को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि सिविलियन एयरशिप था, ये रिसर्च के लिए था, एंड ये मीटेरोलॉजिकल पर्पस का था। अब उन दोनों का आपस में दूसरे को ब्लेम करने का काम चल रहा है। आप लोगों को यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि एंटनी ब्लिंकन कौन है। एंटनी ब्लिंकन ना उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन ना यूएस में क्या होती है, जैसे अपने यहाँ पर होता है जो हमारे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है ना, जो डॉक्टर जयशंकर हैं, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और उसके नीचे हमारे जो सीनियर फॉरेन अफेयर सेक्रेटरी भी होते हैं। बट इनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं ना, ये इनके स्टेट यानी कि इनका जो स्टेट डिपार्टमेंट, इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं। हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्रीज होती है ना, उनका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और स्टेट डिपार्टमेंट होता है। तो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनकी हाईएस्ट पोजीशन होती है ऑफ डिप्लोमेट, तो ये इनके हाईएस्ट डिप्लोमेट होते हैं। ही इज़ इक्वलेंट टू डॉक्टर जयशंकर इन इंडिया। बस इतनी मैंने आपको कुछ आसपास की बातें बता दी हैं, थोड़ा सा इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग करने के लिए। हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में अगर हम चाहें थोड़ा सा देखना, तो पाकिस्तान टू अग्री टू टफ IMF रूल्स एज द क्राइसिस वर्सन्स। क्यों? IMF क्या करता है ना, जब आप किसी कंट्री के अंदर क्राइसिस चल रहे होते हैं ना, तो उनको ना लोन वगैरह प्रोवाइड करेगा, या फिर उन्होंने कुछ ऑलरेडी जो लोन दिए होंगे ना, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेगा। बेसिकली इनकी इकॉनमी को ना स्टेबलाइज करने का काम करेगा। ये IMF ने इंडिया के साथ भी किया था। जब 1991 के अंदर हमारा LPG रिफॉर्म्स आए थे ना, उससे पहले क्या हुआ था, इंडिया का जो वो था ना BOP, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया था इंडिया के अंदर। तो इकॉनमी की प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस समय ना हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते थे, इंपोर्ट नहीं करते। हमारी इकॉनमी जो थी ना, वो ग्लोबलाइज नहीं थी, ओपन नहीं थी। तो उन्होंने IMF से हम लोगों ने जब बात की थी कि हमारे यहाँ दिक्कत चल रही, तो IMF ने ना इंडिया पे भी कुछ कंडीशंस रखी थी कि ये चीज़ें करो, तब हम लोग आपकी ऐसे से हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर भी यही चल रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी की वाट लगी हुई है, दुर्गति हो रखी है, ठीक है। अब IMF ने इनको भी यहाँ पर यही बात बताई है। तो इससे मैंने आपको बता दिया कि IMF ने इंडिया पर भी कंडीशंस लगाई थी उस टाइम में, और IMF ने भी ये बात कही थी कि आपको अपनी कंट्री को ना लिबरलाइज करना पड़ेगा और प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, ग्लोबलाइज करना पड़ेगा, तब हम आपकी इस यहाँ पर मदद कर पाएंगे। देन और कुछ है नहीं, बस मेजर हाईलाइट में यही सब था। बाकी अदानी जी का चल रहा है,
अदालत जी की न्यूज़ को भी चलने दो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इस पर सवाल बनेंगे नहीं। हमारा सेबी, हमारा आरबीआई, हमारा कंट्री के बैंक्स वगैरह सब कुछ सिक्योर है। ये प्राइवेट मैटर ज़्यादा है बहुत हद तक, पर्सनल ये गवर्नमेंट का मैटर इतना ज़्यादा है नहीं, तो इसमें बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करना। 2-3 टर्म्स ही होंगी, शॉर्ट सेलर वाले टर्म का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पर और होने दो, एक बार न्यूज़ को और आगे आने दो, कुछ और भी नया आता है तो देन वी विल कवर इट वंस ओनली। बस यही सब थे मेजर हाईलाइट्स आज के। हमारे पास ये एडिटोरियल है, इसका टाइटल है चार्जशीट स्क्रूटनी इज नॉट अ केस ऑफ प्राइंग आइज। इसे लिखा है आर के राघवन जी ने, जो कि सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं और ये क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिसिंग पढ़ाते हैं जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में। यार भी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का ना काफ़ी लोग हैं जो एडिटोरियल्स वगैरह लिखते रहते हैं, पहले भी कई बार नाम पढ़ लिए मैंने इसका एडिटोरियल्स में। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पर चीज़ें फैक्चुअल ज़्यादा मिलने वाली हैं आपको। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, हर बार रिपीट करूँगा जब तक एडिटोरियल पढ़ाता रहूँगा। एडिटोरियल में वर्ड टू वर्ड जाने की कोशिश करो, कहानी के ऊपर मत जाना। कहानी पे गए तो हाथ से गए, क्योंकि यहाँ से आपको सेंटेंसेस, कीवर्ड्स, फ्रेजेस, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो उठानी होती है, और ये आपकी मेंस के आंसर राइटिंग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है इन कंपैरिजन टू प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में एडिटोरियल का आपको हार्डली कुछ मिलेगा, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट 80% जो एडिटोरियल का कंटेंट होगा ना वो आपको मेंस क्लियर करने में मदद करेगा। और ध्यान रखना, सिलेक्शन मेंस से ही होता है। प्रीलिम्स एक बैरियर की तरह, वो आपको सिलेक्शन से रोक सकता है, लेकिन सिलेक्शन दिलवाता कौन है? वो मेंस दिलाता है। तो जो हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का, उसमें ऑलमोस्ट उन्होंने बात की थी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, तो अभी हुआ ये है ना, हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर लिया है कि वो अपनी कुछ हियरिंग्स की, यानी कि जो मुकदमे चलते हैं ना, उनकी लाइव टेलीकास्ट करेंगे। तो बहुत सारे एक्टिविस्ट वगैरह थे जिन्होंने इस चीज़ की डिमांड की थी। उन्होंने कहा था जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में काफ़ी ओपननेस होनी चाहिए। साथ में हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा था कि हमारे जो जजमेंट्स होंगे ना, वो 4 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगी। ये मैंने आपको 2 दिन पहले जो वन लाइनर होते हैं उसमें बताया भी था ना। तो उन्होंने कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, ये 99% लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब समझ में आ पाना, बहुत कम लोग होते हैं जो समझ पाते हैं। तो उन्होंने कहा हिंदी, गुजराती, ओडिया एंड तमिल, इन 4 भाषाओं में और भी करेंगे। एक्चुअल में कोर्ट का जो प्रोसेस है ना, कोर्ट ने कहा कि इस पर हम और भी फर्दर भी काम करेंगे, बट एज ऑफ नाउ एक स्टेपिंग स्टोन की तरह इसको हम लोग 4 लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं। फिर इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी कि जो चार्जशीट्स होती है ना, अब देखो जब आपको किसी को, पुलिस जो होती है किसी क्रिमिनल को पकड़ती है, ठीक है ना, तो एक तो होती है FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एक होती है चार्जशीट। चार्जशीट का मतलब पूरी की पूरी डिटेल पुलिस लिखती है, यहाँ पर ऐसे हुआ, ये हुआ। FIR इज़ ए डिफरेंट थिंग, चार्जशीट इज़ ए डिफरेंट थिंग। FIR तो 1 पेज 2 पेज की हो जाती है, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो व्यक्ति होगा जो शिकायत करेगा भाई ये ऐसे ऐसे हुआ, तो उसमें चार्जशीट में सब कुछ बहुत डिटेल में जाता है, राइट। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो चार्जशीट फाइल की जाती है ना अगेंस्ट एन एक्यूज मतलब जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया था क्रिमिनल केस के अंदर, वो कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है एज पर दी RTA एक्ट 2005। यहाँ से शायद प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि या तो इंडियन एविडेंस एक्ट हो या फिर RTA, उनके तहत चार्जशीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी कि आप RTA एक्ट का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति का चार्जशीट को डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे इसकी चार्जशीट दिखा दो। ये कोर्ट ने कहा है। तो एक डिमांड आई थी कि जो चार्जशीट होती है क्रिमिनल केस के अंदर, उसको पब्लिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए एज सुन एज वो कोर्ट के अंदर फाइल की जाती है। अब ये ऑर्डर पास किया गया था क्योंकि एक पिटीशन आई थी पिटीशन को डिस्पोज करने के लिए। तो हुआ क्या है ना कि उन्होंने कहा कि देखो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लेके आनी जुडिशरी के अंदर, ठीक है, उसके लिए। अब ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट करती है हमारे अर्लियर ऑर्डर को। कैसे समझने की कोशिश करते हैं। एक जजमेंट आया था यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2016 में। उन्होंने कहा था कि FIR जो होती है ना किसी भी केस के अंदर शुड बी ऑन द रेलिवेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज वेबसाइट विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा कि द मोमेंट आप FIR को रजिस्टर करोगे उसको वेबसाइट के ऊपर 24 घंटे के अंदर अपलोड कर देना है आपको। बट चार्जशीट इमीडिएटली नहीं बनती। चार्जशीट के अंदर तो पुलिस पूरा काम करती है, उसके बाद कोर्ट के अंदर हो जाता है, फिर कोर्ट बोलता है हाँ चार्जशीट सबमिट करो, कोर्ट उसको स्टडी करता है। तो अब डिमांड तो ही उठ रही है चार्जशीट को भी आप अपलोड करो। बट द कोर्ट का जो व्यू है वो है कि जो चार्जशीट होती है ना वो एक डिफरेंट फुटिंग पर होती है, यानी कि उसका कॉन्सेप्ट ही अलग होता है देन FIR, वो अलग होती है। इसलिए इट कैन नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन अदर देन द एक्यूज्ड एंड द विक्टिम। एक्यूज मतलब जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, विक्टिम मतलब जिसके साथ अपराध हुआ होता है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट होता है कि क्राइम इन क्वेश्चन क्या है, उसमें कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन होती है, विटनेस वगैरह की डिटेल्स होती हैं, है ना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के कंक्लूजन होते हैं उसने क्या कंक्लूड किया था। तो उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह का मटेरियल पब्लिक हो जाता है ना ट्रायल के टाइम पर, तो जो टॉप कोर्ट का व्यू था उन्होंने कहा था कि उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो ट्रायल जो होगा ना वो थोड़ा डेट्रीमेंटल हो सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो ओपन पब्लिसिटी हो जाएगी ना वो
to what is contained in the final report is not within the scheme that is contemplated by the CRPC. CRPC बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उन्होंने कहा था कि बेसिकली हमारे जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि उसके अंदर किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो अपराध होता है ना, क्राइम वगैरह का, उसके एक प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसकी डिटेल्स होती हैं। उन्होंने कहा था कि उसके अकॉर्डिंगली मैच भी नहीं करता है। वी आर नॉट ऑब्लाइज टू रिवील दिस ओपनली। फिर अब बात आती है टाइम्स हैव चेंज, समय बदल चुका है, राइट। तो वी आर नाउ अ लॉन्ग वे फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान बनाया गया था 1947 के आसपास की बात की जा रही है, 1950s की बात की जा रही है एक्चुअल में। तो उस वक्त जो बात थी वो अलग थी ना। जुडिशियल एक्टिविटी के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, एक तरीके से चीज़ों को बहुत सीक्रेट रखना उस समय बहुत वैल्यूएबल भी था। कोर्ट उस समय पर एक सैक्रोसैंक्ट इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे जिसमें उनका किसी भी तरह के एक्शन का कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता था। थोड़ा सा भी उनको क्रिटिसाइज करते थे तो उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आदेश आता था, उसमें पनिशमेंट भी मिलती थी। अब हमारे पास परिस्थितियां बदल चुकी हैं, है ना। नाउ दे आर ऑफन क्रिटिसाइज। कोर्ट वगैरह को मीडिया में भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है, उनके जुडिशियल डिसीजंस को भी क्रिटिसाइज किया जाता है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जज की जो पर्सनल लाइफ होती है ना, उसको भी पब्लिकली डिबेट किया जाता है। किसकी बात की जा रही है, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा। आई थिंक अभी जो जस्टिस है ना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी है ना, उनसे पहले और उनसे एक पहले जस्टिस थे, उनसे भी एक और पहले थे। आफ्टर रंजन गोगोई जी जो आए थे ना, मुझे उनका नाम सडनली मैं भूल रहा हूँ। रंजन गोगोई जी से पहले आई थिंक दीपक मिश्रा थे, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, उसके बाद एक आए थे। वो अपनी बाइक के ऊपर उनकी फ़ोटो काफ़ी पॉपुलर हुई थी, तो उसमें कह रहे थे कि उस बात के ऊपर काफ़ी डिबेट हुए थे। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि आज की डेट में ना चीज़ें बदल चुकी हैं। कोर्ट की बहुत सारी चीज़ें जो पॉइंट्स होते हैं वो मीडिया के सामने आते हैं, उस पर पब्लिक जो है डिबेट भी करती है। एंड तो उन्होंने कहा था कि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि वो चार्जशीट को छुपा के रखना चाहता है, पब्लिक नॉलेज में नहीं आना चाहता, कहीं ना कहीं गलत है। दे नीड टू मेक श्योर कि जो जुडिशरी नोट और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है उन्होंने कहा कि इन माई व्यू शेयरिंग अ चार्जशीट विद द पब्लिक ऑन डिमांड इज़ वेरी मच इन दी ऑर्डर। होना चाहिए, ज़रूरत भी है इसकी। तो उन्होंने कहा कि ये नेसेसरी नहीं है कि आप उसको वेबसाइट के ऊपर अपलोड करो, कोर्ट की वेबसाइट पर। एंड उन्होंने कहा कि बस बेसिकली उसके कंटेंट वगैरह के रिगार्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। इट इज़ ट्रू दैट द वेस्टेड इंटरेस्ट इन द लीग विद द एक्यूज्ड माइट एंगेज इन फाइंडिंग लूप होल्स। उन्होंने कहा ये बात सच है कि जो व्यक्ति जिसको एक्यूज़ किया गया था, अगर उसके ऊपर और ज़्यादा उसको फंसाना होगा या फिर विक्टिम को फंसाना होगा, तो उस चार्जशीट में वो लोग लूप होल्स निकालने की कोशिश करेंगे। जो प्रोसिक्यूशन का केस होता है, यानी कि जिसने वो चार्जशीट बनाई होती है, उसको थोड़ा सा अंडरमाइन करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा ये कोई कारण नहीं है कि आप लोगों को, मेंबर्स को, पब्लिक को इस तरह की चार्जशीट को देखने से रोकोगे। इंस्टेड उन्होंने कहा एक प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, उसका क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए बाय समवन हु इज़ अ रैंक आउटसाइडर। उनके पास इन्वेस्टिगेशन की साउंडनेस होनी चाहिए। एंड किसी भी तरह की कोई ऐसी प्रोसिक्यूशन ना हो जिसमें कोई इनोसेंट वगैरह होते हैं, उनके प्रति कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनको छुपाया गया हो, ऐसी चीज़ें लोगों से छुपनी भी नहीं चाहिए। तो यू सी अगेन यहाँ पर एक डायलेमा क्रिएट हो जाता है। अगर आपने रिवील कर दिया तो बहुत सारे लूपहोल्स भी निकल के आएंगे चार्जशीट के अंदर, कि वो डॉक्यूमेंट्स जनरली पब्लिक में सामने नहीं आते हैं। तो चार्जशीट के अंदर प्रोसिक्यूशन ने क्या, पुलिस वालों ने और उन सब ने क्या कुछ उसमें डाला था, हमें पता ही नहीं चल पाता। बट इन्होंने कहा कि एक प्रॉपर तरीके से करो, एक चैनल बनाओ ना। यू मेक समबडी हु इज़ अ रैंक आउटसाइडर पर्सन, उसका पोटेंशियल होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करने की उसमें क्षमता भी होनी चाहिए। तो हमें ये पता है कि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं ना मलिशियस होती हैं एंड दे आर प्रेजुडिस्ड। प्रेजुडिस का मतलब पहले से उनके ऊपर हम लोगों ने एक पर्सपेक्टिव बना लिया होता है। जो ट्रायल कोर्ट होता है, जहाँ पर मुकदमा चल रहा होता है, वो एक्चुअली बेनिफिट करेगा फ्रॉम द आउटसाइडर स्क्रूटनी। अगर किसी ने बाहर से उनकी ऊपर थोड़ी सी उसमें स्क्रूटनी की तो उसको फ़ायदा ही होने वाला है प्रोसिक्यूशन के केस को, अगर आप उसे पब्लिक कर दोगे तो। देन अ लॉस्ट चांस, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था ना, इज़ अ वेकअप कॉल है कि सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के लिए, इसमें CBI भी आता है। एंड बेसिकली उन्होंने इसमें ये भी कहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी होती है ना, वो भी बहुत बार पुअर पाई गई थी। एंड चार्जशीट को फाइल करने में भी बहुत डिले होता है। तो चार्जशीट का भी टाइम पीरियड होता है, अगर उनको उसमें आई थिंक 180 डेज़ का होता है, 90 डेज़ का समथिंग होता है। ये आपको याद नहीं करना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एज लॉन्ग एज आप अभी तक सेलेक्टेड नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको सब कुछ सिखा दिया रहता है। तो उसमें अगर वो डिले करते हैं तो कोर्ट से उनको परमिशन लेनी पड़ती है कि हमारी चार्जशीट फाइल करने में हमको डिले हो रहा है। उनको कोर्ट को वैलिड रीज़न देने पड़ते हैं, ये कारण से हम लोग चार्जशीट फाइल करने में देरी हो रही है, हमें यहाँ से ये नहीं मिला। कोर्ट अगर अलाउ करता है तो उनको थोड़ा टाइम के बाद उसको सबमिट करना होता है। अगर कोर्ट नहीं करता ना अलाउ, तो पनिशमेंट भी मिलती है। तो कोर्ट की स्क्रूटनी बहुत अच्छा फीचर है हमारे इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। एंड ये इंश्योर भी करता है कि किसी भी तरह का फॉल्स प्रोसिक्यूशन ना हो किसी इंडिविजुअल का। तो बस यही था, अ चांस फॉर द वेल मीनिंग मेंबर्स ऑफ द पब्लिक टू स्टडी अ चार्जशीट एट लीस्ट एन इंपॉर्टेंट केस बिफोर ट्रायल बिगिंस will only ensure that the prospects of the loosely framed charge sheets will be fewer in number। तो अब ये CBI के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने इस बात पर कहा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को देखा होगा अपने जीवन के अंदर कि चार्जशीट के अंदर भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पब्लिक के सामने आ नहीं पाती, मीडिया के सामने आती नहीं है, तो हमें पता नहीं चल पाता। तो अच्छी बात है, इन्होंने एक बहुत अच्छे मुद्दे को उठाने की कोशिश की है
कि इतनी सारी चीज़ें पब्लिक की जा रही हैं तो किसी को बाहर रखो, है ना, पब्लिक के सामने रखो, ताकि, और सही बात है, अगर आप, हो सकता है लूप होल चलते हो अंदर, हम लोग मूवीज़ वगैरह में तो देखते ही है ना, बहुत बार एविडेंस वगैरह को भी मैनिपुलेट कर दिया जाता है, फेक विटनेसेस ला दिए जाते हैं, तो शायद मदद मिल जाए बाहर से। एक एडिटोरियल है, द मॉरल एंड द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये अभी का नहीं है, ये पुराना है, जब मैंने 3-4 दिन बीच में वीडियो नहीं बना पाया था ना, जब इसका मेरा माइक ख़राब था, तब का है, मैंने ये हाईलाइट करके रख लिया था, अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो अरुण मेहरा जी ने लिखा, ये एक ऑथर है, इनकी बुक है अ बिलियन फायरफ्लाइज द क्रिटिकल कन्वर्सेशंस टू शेप अ न्यू पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड। पोस्ट पैंडमिक का मतलब क्या हो गया, 2022 के बाद का जो वर्ल्ड होगा ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो डेवोस, जहाँ पर स्विट्जरलैंड के अंदर रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही थी, वो ईयरली होती है। न्यूज़ आई है डेवोस इन दिल्ली से, इन द 3rd वीक ऑफ जनवरी हैज़ फ्रेम द मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल क्राइसिस अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब मैंने स्टार्टिंग में ग्रीन में हाईलाइट कर दिया, तो आप समझ लेना इंपॉर्टेंट होगा। देखो, ये जो मैं हाईलाइट करता हूँ ना, तो एडिटोरियल्स के अंदर मैं एक अलग कोड का इस्तेमाल करता हूँ, लाइक येलो वाला मैं उसकी हेडिंग के लिए, सब हेडिंग के लिए कर देता हूँ, ठीक है। ये जो लाइट ब्लू है ना, लाइक नियॉन ब्लू वाला जो है, ये मुझे लगता है कि जब आप रिवाइज करना चाहें पीडीएफ से, तो एक बार इनको ज़रूर देख लें, ठीक है। ग्रीन इज समथिंग, मैं चाहता हूँ कि आप उसको इमीडिएटली अपने पेपर पर नोट डाउन कर लो, लाइक दिस इज द प्रेशियस वन। इस पूरे आर्टिकल के अंदर ये तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, लाइक नो वे यू शुड स्किप दीज लाइन्स। ब्लू वाले में ऐसा कि आप रिवाइज कर लो बाद में, ठीक है। तो ये कोडिंग मैं इसका ऐसे इस्तेमाल करता हूँ, जो लोग रेगुलर हैं उनको समझ में आ गया होगा। इन द फर्स्ट इंस्टांस, स्पीकिंग एट द सेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डेवोस, ये स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पर, इंडियाज रोड टू अ 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स सेड, टाटा सन के जो चेयरमैन, उन्होंने कहा, इंडिया को अगर हमें $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो फॉर मी 3 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ। ये लाइन पता क्यों इंपॉर्टेंट है? यू कैन यूज दिस एज एन एनेक्डोट इन योर एसे। अगर आपको कोई इकोनॉमिक का इंक्लूसिव ग्रोथ का, डेवलपमेंट का एसे आएगा ना, यू कैन यूज दिस एग्जैक्टली जस्ट लाइक दिस, रेप्लिकेट कर सकते हो पूरा का पूरा। बहुत ही सुंदर स्टार्टिंग होगी, रिसेंट का है, और यहाँ पे पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट भी अच्छा है। अगेन, 1 मिलियन कितने होते हैं? 10 लाख। 1 बिलियन कितने होते हैं? 100 करोड़। 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1 लाख करोड़, भूलना मत, ठीक है। ये अमाउंट आपको पता होनी चाहिए। तो एक इंस्टांस में तो ये हुआ, उन्होंने ऐसा कहा। सेकंड इंस्टांस के अंदर एक रिपोर्ट थी दिल्ली से, उन्होंने कहा कि 150 होमलेस पीपल हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम बीनीथ अ फ्लाईओवर बाय पुलिस, यानी कि फ्लाईओवर के नीचे कुछ 150 के आसपास लोग रहते थे दिल्ली के अंदर किसी जगह में, उनको हटा दिया गया था। एंड उन्होंने कहा था कि G20 के इवेंट्स होने वाले हैं देश के अंदर, तो वी हैव टू क्लियर द सिटी ऑफ द बेगर्स, इन गरीबों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ऐसा हुआ है। तो बेगर्स, जिसमें बहुत सारे वर्कर्स भी होते हैं, तो एक मुन्ना नाम का पर्सन था वहाँ पे, वो एम्प्लॉयड था वहाँ पर, उसके शेल्टर वगैरह को ले लिया गया है। उसने कहा कि आई वर्क इन दिस लोकेलिटी, सो हाउ विल आई बी एबल टू अर्न एनीथिंग इफ आई मूव्ड सो फार अवे। तो मुन्ना ने कंप्लेन की थी। अभी 2 इंस्टांसेस दिखाए उन्होंने, 2 सिचुएशन दिखाई। एक जगह हमको ग्रोथ चाहिए, दूसरी जगह हम लोग जस्ट बिकॉज G20 का इवेंट होने वाला है, तो उन गरीब लोगों को उस फ्लाईओवर के नीचे से हटाया जा रहा है, ताकि वहाँ क्लीननेस, सफाई की जाए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे जो G20 के ग्रुप के मेंबर्स होते हैं ना, दूसरी कंट्रीज़ के, वो सब विजिट करेंगे, VIP ट्रैक बनाएंगे उसको मीटिंग्स वगैरह के लिए। जॉब डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मेलिटी। अभी मॉरल क्राइसिस है ना, ये इज़ अ पैथेटिक अटेम्प्ट कि हमारा जो डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है ना, उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जॉब क्रिएशन हैज़ नॉट केप्ट पेस विद द डिमांड ऑफ द जॉब। जितने लोगों की डिमांड आ रही है ना, उतने जॉब क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं। मोर ओवर, मोस्ट जॉब्स है ना, दे हार्डली पे इनफ। जितनी भी नौकरी, उसमें इतना ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है, एंड उनमें कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं होती है। तो बहुत सारे स्टेटिस्टिकल डिबेट्स हैं, वो चलते रहते हैं इस बात को लेकर के कि कितने नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट हुए हैं, ताकि ये जो बेरोजगारी के जो प्रॉब्लम है, समस्या है ना, इसको थोड़ा सा पिन किया जा सके, हाईलाइट करके रखा जा सके। एंड जो फिलहाल जो NDA गवर्नमेंट है, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें BJP मेजरली होती है, या फिर इससे पहले जो UPA गवर्नमेंट थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें कि कांग्रेस गवर्नमेंट मेजरली आती है, तो उन्होंने वाइटली एक्नॉलेज किया था कि इंडियन इकोनॉमी जो है ना, वो अच्छी जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रही है। इसे कितने सिंपल तरीके से बोल दिया, कोई भी पार्टी हो, या तो जॉब कर ही नहीं पाती, क्रिएट करती तो बहुत अच्छी नहीं हो पा रही, उनका इतना पैसा नहीं होता, इतनी सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। लाइक ट्रस्ट में, अगर किसी इंसान को NCR रीजन में रहना होता है, दिल्ली NCR में रहना होता है, मुंबई में रहना होता है, और मे बी कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है, लाइक कोलकाता इज देयर, बेंगलुरु हो गया, गुड़गांव टाइप की चीज़ें हो गई हैं, और देन वी हैव दिस मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद इज़ ऑल्सो देयर, पुणे हो गया, और ये कुछ मेजर सिटीज़ है कंट्री के। यहाँ पर किसी को अगर रहना होता है ना, तो मतलब गुजरात के तो काफ़ी सारे एरियाज होते हैं, अहमदाबाद वगैरह भी काफ़ी होता है। एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल, एक पर्सन को ना, एक व्यक्ति को महीने का 1 लाख अगर वो कमाता है ना, तो वो कह सकता है कि आई एम अर्निंग इनफ फॉर माई सेल्फ।
बट व्हेन देयर आर 2 पीपल ना, दे नीड टू अर्न एटलीस्ट 1.5 lakhs पर मंथ। इन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ मैं, मेजर की बात कर रहा हूँ। आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, यहाँ सब रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बेसिक रेंट वगैरह भी बहुत महंगा पड़ता है। मैं एडजस्टमेंट वाली लिविंग की बात नहीं कर रहा हूँ, खींचतानी की लिविंग की नहीं। एक व्यक्ति रहेगा, उसको 2 कमरे हों, उसके पास एक अपना पर्सनल रूम हो, एक उसके पास वेकेंट रूम हो, उसके पास एक किचन हो, एक बाथरूम हो, उसके पास पार्किंग का स्पेस भी होना चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत होती हैं इन सिटीज़ में। उसको कम से कम 1 लाख रुपये कमाने पड़ेंगे। 2 लोग होंगे तो उनको कमरे भी 3 चाहिए होंगे, 2 लोगों को भी। और फैमिली जितनी बड़ी चली जाएगी उतना पैसा बढ़ता चला जाएगा। तो उस हिसाब से कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास वी डू नॉट हैव इनफ गुड जॉब्स। अभी तक जो स्वीकार नहीं किया गया एज येट वो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबलाइजेशन का जो पैराडाइम है ना, जो पैराडाइम को मैं हिंदी में कैसे समझाऊं मुझे पता नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है। तो विच डेवोस हैज़ बीन अ मेगाफोन फॉर, मेगाफोन मतलब यहाँ पर उन्होंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। दे आर मेकिंग अ लाउड नॉइज अबाउट दिस थिंग, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट्स हैव बीन फॉलोड इज अ कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स, कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स क्या होता है? कन्वेंशनल इकोनॉमिक इज एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट गिव्स फुल फ्रीडम टू एवरीवन टू कैरी आउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पूरी आज़ादी होती है आप किस तरीके की अर्थव्यवस्था पे काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स कहती है कि जो प्रोडक्टिविटी है ना एग्रीकल्चर सेक्टर की, इसको हमें इंप्रूव करना चाहिए, यानी कि इसको हमें कैपिटल इंटेंसिव बनाने की जरूरत है। वी हैव टू मूव पीपल आउट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज, उनको सिटी में लेके आओ, उनको मैन्युफैक्चरिंग और मॉडर्न सर्विसेज में लेके आओ। मॉडर्न सर्विसेज मतलब सर्विस सेक्टर। तो कह रहा है कि कहने का अर्थ है कि प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है। अब प्राइमरी के अंदर हमारे पास अक्सर देखने को मिलता है एग्रीकल्चर, वो कह रहे हैं प्राइमरी से शिफ्ट करके ना इनको टर्शरी में लेके आओ। टर्शरी में मेजरली जैसे IT हो गया, बैंकिंग वगैरह हो गया, इस तरह के सेक्टर में लेके आओ। ऑल राइट, एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो क्रंच्ड बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो है ना उसमें बहुत कम लोगों का एम्प्लॉयमेंट किया जा रहा है पर यूनिट ऑफ कैपिटल, ताकि उनकी खुद की लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। ओके, अब इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो लार्ज साइज है ना इसका वो है इनफॉर्मल का सेक्टर का। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 60% लोग इनफॉर्मल अनौपचारिक तरीके से काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग जहाँ भी रह रहे हो, जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके जहाँ भी रहते हो, आप कोई ना कोई स्ट्रीट होगी आसपास, उस गली में कोई ना कोई ऐसा होगा जो रेहड़ी वगैरह पे काम करता, कोई ठेले पे काम करता, किसी दुकान होगी जहाँ से आप अपना डेली राशन का सामान खरीदते होंगे, है ना, दूध ब्रेड टाइप की चीज़ें खरीदते हो, दाल चीनी चावल, वो फॉर्मल में काउंट नहीं होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के पास उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता है। तो दे आर सेइंग कि इस तरह की चीज़ें जो है इंडिया के अंदर ना ये एक प्रॉब्लम का कारण बन सकती हैं। तो अराउंड द वर्ल्ड इन इंडिया ऑल्सो बहुत सारे इनोवेशंस होते हैं बिजनेस के मॉडल्स के अंदर, वो चेंज हो रहे हैं, है ना। तो उसके अंदर लार्ज एंटरप्राइजेज हैं, वो ज़्यादा अब लार्ज एंटरप्राइजेज कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेलिटी क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में, ये समझना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जो होती है ना फॉर्मल सेक्टर के अंदर वो इनफॉर्मल हो जाती है, क्योंकि सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई भी लार्ज कंपनी, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को, इंडिया की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस की बात कर लो, चलो मेरे दिमाग में यही का एग्जांपल आ रहा है। तो रिलायंस अपने आप में बहुत लार्ज फर्म है। रिलायंस वैसे तो फॉर्मल में काउंट होती है क्योंकि रिलायंस पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है, बट रिलायंस क्या कर रहा है ना, बढ़ते समय के साथ रिलायंस क्या करेगा, अपने पास ना बहुत सारी आउटसोर्सिंग करेगा अपने काम की, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट ले लेगा, गिग वर्क करवाएगा, ठीक है, फ्रीलांसिंग करवाता है। इसके कारण ये जो रिलायंस आज की डेट में जो एक फॉर्मल फर्म था ना, ये बनता जा रहा है अब इनफॉर्मल, ये प्रॉब्लम आ रही है। वो यही कहना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पर अराउंड द वर्ल्ड और इंडिया में भी इनोवेशन जो है ना बिजनेस मॉडल के अंदर, दे आर चेंजिंग द फॉर्म्स ऑफ लार्ज एंटरप्राइजेज एंड क्रिएटिंग मोर इनफॉर्मेलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इन दैट फॉर्मल सेक्टर इज ऑल्सो बिकमिंग इनफॉर्मल विद आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड गिग वर्क। फिर कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दे आर चेंजिंग टू इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप एंड एंटरप्राइजेज फॉर्म्स फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड टू डिस्पर्स्ड यूनिट्स। आई थिंक मैं चाहूँ तो इसको भी शायद ग्रीन कलर में हाईलाइट कर लेना आप लोग। Concepts of economics of scale are changing to economies of scope and enterprises forms from the concentrated to dispersed units. ये अच्छा है, मतलब ये आई थिंक इट्स गुड कंक्लूजन अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है तो। अब एम्प्लॉयमेंट की जो नीतियाँ होती है, रोजगार की नीतियाँ, उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। इंडिया का जो फॉर्मल सेक्टर है ना उसमें अच्छी जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही। फॉर्म ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मस्ट बी चेंज, ठीक है, इसमें बदलाव करने की जरूरत है। फर्दर कन्फ्यूजन जो होगा इंडिया के एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज के अंदर, वो इस बात का सबूत है कि मतलब इसमें जो हमारे बहुत सारे अर्थशास्त्री जो लोग होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, उन्होंने कहा कि विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है इसके अंदर। जो ऑफिशियल नैरेटिव है उसमें टू फ्यू विमेन, जो महिलाएं बहुत कम है हमारे अंदर, घर से बाहर निकल के पैसा बहुत कम कमाती हैं। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है अगर हमारी महिलाएं ज़्यादा वर्कफोर्स का पार्ट बनेंगी तो हमारी इकॉनमी अच्छी ग्रो करेगी। अब जो भी लड़कियां इसको सुन रही हैं वो देख लो, इकोनॉमिस्ट भी ये बात कह रहे हैं कि तुमको घर से निकलना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें घर की गुड़िया बन के नहीं रहना है,
तो इसको तुम चाहे दिल पे सॉफ्टली लो चाहे हार्डली लो, बट तुम्हें निकलना पड़ेगा घर से। तो तुम अपना ही भी भला करोगे, अपने परिवार का भी भला करोगे और तुम देश का भी भला करोगे। सोचो तुम्हारे बस बाहर निकल के काम करने से, थोड़ी हिम्मत दिखाने से, आई डू अंडरस्टैंड देयर आर एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ठीक है, और फैमिली के प्रेशर एंड सो 15 तरह की चीज़ें होती हैं, बट कहीं ना कहीं लड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं झगड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा बाहर। तुम लोगों को यूपीएससी के अंदर 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, 5 अटैम्प्ट, 6 अटैम्प्ट जितने देने होते हैं दो, बट डू गिव ऑल दिस अटैम्प्ट्स, ठीक है। एग्जॉस्ट ईच वन ऑफ देम, बैडली तरीके से एग्जॉस्ट करो, लड़ो झगड़ो, लेकिन तुम्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बाहर निकल के काम करने से तुम्हारा अपना अकेले का भला नहीं होगा, सबका भला होने वाला है, ठीक है। इस बात को दिमाग में बैठा लो। बहुत सारी इंडियन वीमेन हैं, दे हैव बीन वर्किंग आउटसाइड देयर होम्स टू अर्न मनी देन एनी अदर कंट्री परहैप्स। भारत के अंदर ऐसा बहुत बार कि महिलाएं अपने घरों से निकल काम कर भी रही हैं। तो सदियों से, यानी कि सेंचुरीज से, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ फार्म्स पे केयर गिवर की तरह काम किया है, डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह काम किया दूसरे घरों में, म्यूनसिपल स्वीपर की तरह, वीवर्स की तरह काम किया है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाया है स्मॉल एंटरप्राइजेस में। आशा वर्कर के तौर पर वो बहुत एम्प्लॉयड है। आशा वर्कर पे क्वेश्चन आता रहता है अक्सर। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आंगनवाड़ीज़ में होती हैं, तो कम्युनिटीज़ में एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब जो एसेंशियल सर्विसेज होती है ना, जो महिलाएं प्रोवाइड करती हैं सोसाइटी को, इसमें मदरिंग भी होता है, फैमिली केयर भी होता है, इनको इकोनॉमी का प्रोडक्टिव वर्क नहीं माना जाता। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको काउंट कहाँ करते हो आप? लाइक जैसे मैं अपनी मम्मी की बात करूँ, मेरी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है। उन्होंने कभी भी जो भी काम किया उन्होंने घर में किया, सुबह से लेकर शाम तक जो किया, हमको बच्चों को पालना वालना एंड एवरीथिंग, बट उस चीज़ को हम लोग इकोनॉमी में काउंट ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम इकोनॉमी में क्या काउंट करते हैं? GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड एंड टाइम के ऊपर। अब इसमें मम्मी लोगों का जो काम, जो खास करके हाउसवाइफ्स होती है, उनका कहाँ काउंट किया? कुछ महिलाएं जो होती हैं फॉर्मल वर्क के अंदर, उनका तो काउंट हो जाता है, बट व्हाट अबाउट देम? दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट ना, बट वी हैव नॉट कंसिडर्ड इट एज अ प्रोडक्टिव वर्क। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम उनके काम को वैल्यू नहीं देते हैं, उनको बहुत कम पे किया जाता है, या तो पहली बात पे करते ही नहीं है। अब किसकी मम्मी होती है जो हाउसवाइफ होती है और सैलरी लेती है उस काम की? किसी के अगर फैमिली में कोई और काम कर रहा होता हो तो बहुत रेयर ऐसी फैमिलीज भी होती है जहाँ पर मम्मी जो होती हैं, मदर जो होती हैं फीमेल, वो काम करती हैं, तो फादर टेक्स केयर ऑफ द हाउस, और उसमें फादर को नहीं मिल रहा होता। ये एक प्रॉब्लम है। इंस्टेड उनको वी पुल देम फॉर द लिमिटेड जॉब्स ऑफ द फॉर्मल इकोनॉमी and offers to increase GDP. Pushing more women into the formal economy will improve the female participation rate, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे फॉर्मल इकोनॉमी के लिए, और हमारी GDP में फ़ायदा होगा इससे। हालांकि उससे बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वो है कि जो फॉर्मल सेक्टर्स है ना, वो दे कैन नॉट क्रिएट गुड इनफ जॉब्स टू मीट द नीड्स ऑफ 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, जो कि अभी आज के ज़माने में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है। तो यंग लोग होते हैं, जवान लोग होते हैं, उनको भी नौकरी चाहिए। अनलाइक वुमेन हु मे बी रेस्पेक्टिवली एंगेज। अब ये भी प्रॉब्लम है, देखो रिवर्स साइड में महिलाओं को अगर, मतलब एक तो हो गया कि एक मैन हो गया, देयर इज़ वन मैन एंड देयर इज़ वन वुमेन। अब महिला को अगर वो बाहर काम नहीं करेगी तो उसमें घर में जो काम करेगी, काम तो कर सकती है। व्हाट अबाउट द यंग मैन? अगर वो बाहर काम नहीं करते, अब घर का काम वो कर नहीं सकते, उनको आता नहीं है, वो डेलिकेसी नहीं होती, वो समझ नहीं होती है। वो बर्तन रखने जाएंगे तो कोई ना कोई टूट जाएगा, बजेगा, लेकिन महिलाएं इस काम को नेचुरली बहुत अच्छे से कर पा रही होती हैं। अब यंग मैन के लिए भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो भी ये संख्या बढ़ती जा रही है ना जवानों की और जो बेरोजगार मेल्स की, उसके कारण वो क्राइम में वॉयलेंस में ज़्यादा चले जाते हैं। अब कुछ करने का होता नहीं है। शहरों के अंदर ऐसा भी पाया गया था कि महिलाओं के साथ जो ये सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं ना, उसमें ऐसे बहुत सारे यंग और अनएम्प्लॉयड मेल ज़्यादा इंगेज होते हैं। ये डेटा एक बार हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक स्टडी हम लोगों ने कवर की थी, उसमें पढ़ा था ये, ठीक है। अब डाउन साइड क्या है? GDP के ग्रोथ की डाउन, GDP ग्रो कर रही है लेकिन उसका एक डाउन साइड भी होना चाहिए। तो देखो कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है, ग्रोथ ऑफ GDP इज़ लाइक ए डिजीज़। एक साइड हम लोग बात करते हैं ना कि GDP ग्रो करो, वो कह रहे हैं इट्स लाइक ए डिजीज़। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमी के नेचुरल और सोशल होस्ट को ख़त्म कर देती है। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं कमोडिटीज़ में, और फिर हम अपनी इकोनॉमिक मशीन में इसका इस्तेमाल करते हैं। नेचर की हम लोग री इंजीनियरिंग करते हैं उसकी, ताकि हमारी GDP की ग्रोथ हो। ज़्यादा पुल बनाएंगे, ज़्यादा सड़कें बनाएंगे, है ना, और हिमालयाज़ के अंदर ज़्यादा टूरिस्ट लेके जाएंगे। नेचर रिएक्ट भी करती है। नेचर बोलती है क्या? डोंट पुश मी अराउंड सो मच, इट सेज, और यू विल सफ़र। सोसाइटी इज रिएक्टिंग टू, सोसाइटी भी रिएक्ट करती है। तो कैपिटलिज्म को हमें री इन्वेंट करना पड़ेगा। दिस होल पैराग्राफ इज ना, इट्स सो ब्यूटीफुल ना, इतना सा। अब एग्जाम्पल क्या हो रहे हैं इसके? जहाँ नेचर बोलती है डोंट पुश मी अराउंड सो मच, एग्जाम्पल वही केरला वाला, जोशीमठ वाला, जम्मू एंड कश्मीर वाला, ये 3 एग्जाम्पल इसी बात के, जहाँ नेचर रिएक्ट कर रही है। तो कैपिटलिज्म जो है उसको हमें री इन्वेंट करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है ये। फिर जो पैराडाइम की हम लोगों ने बात की थी हमारे इस एडिटोरियल के स्टार्टिंग में, है ना, टाटा चेयरमैन के जो टाटा सन्स के जो चेयरमैन थे, तो पैराडाइम था ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। इट ट्रीट्स ह्यूमन सोसाइटी एंड नेचर एज अ मीन्स
टू इट्स गोल्स, मीन्स और एंड्स की बात आ गई, GS4 के टॉपिक्स आ गए, प्रोड्यूसिंग मोर वेल्थ फॉर इन्वेस्टर्स एंड मोर GDP। ठीक है, ह्यूमन वर्क और इंटेलिजेंस जो है ये कमोडिटीज़ होते हैं। कमोडिटीज़ का मतलब होता है कोई भी कमर्शियल चीज़ जिसकी कोई वैल्यू होती है मार्केट में, जिसका कोई कीमत लगाई जा सकती है, ताकि इन्वेस्टर्स के लिए कोई वैल्यू क्रिएट कर सकें। एक प्लेटफॉर्म सर्विस हायरिंग मोटरसाइकिल राइडर्स, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म होता है ना सर्विस का, जैसे कि अपना ये जोमेटो की, स्विगी की बात कर रहा है, स्विगी और जोमेटो वाले हो गए ना सर्विस डिलीवरी के लिए आते हैं। स्विगी हो गया, टोमेटो हो गया, डुन्जो हो गया, और क्या होता है D1Z, और एक और होता है ना, मुझे नाम याद नहीं, अभी यही याद है। तो उसमें जो मोटरसाइकिल राइडर होता है ना, वो पैकेज डिलीवर करता है ऑन टाइम, वो सिर्फ अपने वर्क की एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करता है। अभी राइडर्स कौन है? ये एक्सटेंशंस हैं ऑफ देयर मोटरसाइकिल्स पेड ओनली फॉर ऑन टाइम डिलीवरी, पेड ओनली फॉर ऑन टाइम डिलीवरी। ये उसमें भी होता है ना, डोमिनोज में होता है एक रूल है कि डोमिनोज का ऐसा होता है कि वो 30 मिनट्स के अंदर आपका ऑर्डर डिलीवर कर देंगे, और 30 मिनट्स के अंदर अगर वो डिलीवर नहीं करते, द मोमेंट 31 मिनट होते ही वो आपका ऑर्डर फ्री कर देते हैं। इस कारण से ना बहुत प्रॉब्लम हुई है, बहुत लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई थी कि इस कारण से ये जो डोमिनो डिलीवरी वाले होते हैं ना, ये ऐसा रैश ड्राइविंग करते हैं, ये ट्रैफिक सिग्नल्स ब्रेक करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं लेट हुआ तो वो इल्ज़ाम मेरे ऊपर आएगा। तो जो डिलीवरी पर्सन होता है ना, उससे चार्ज करती है डोमिनोज कंपनी। इनकी जो ह्यूमन नीड्स होती है ना, दे ओनली इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ, उनकी इनकम अच्छी है नहीं। अब ये जो कंसर्न होते हैं ना, ये प्लेटफॉर्म ओनर के नहीं होते, इस बात को सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा, स्टेट को। तो ग्रोथ ऑफ GDP इज नॉट द पर्पज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। कितनी सिंपल सी बात है ना, ग्रोथ ऑफ GDP इज नॉट द पर्पज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इंडियन लीडर्स मस्ट फाइंड अ पाथ टू रीच पूर्ण स्वराज, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम्स फॉर ऑल इंडिया। ये जो पैराग्राफ है ना, ये बहुत सारे टॉपिक्स में यूज हो सकता है, बहुत सारे में, तो इसको ध्यान से समझना। मैं बहुत फोकस करके कुछ चीज़ों को ग्रीन हाईलाइट करता हूँ कि दे आर एक्सट्रीमली प्रीशियस। इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट क्रिएट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर, ये सारा ग्रीन मान लो इसको पूरे को, ठीक है, ये लाइन भी अच्छी है, मैंने हाईलाइट नहीं की, पर इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट क्रिएट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल टू लर्न एंड अर्न विद डिग्निटी एंड डू नॉट हार्म द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट सस्टेन्स ऑल लाइफ। अब सोच के देखो, ये इतनी सी लाइन आपके कंक्लूजन के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे यूज़ कर लोगे, एनवायरनमेंट पे यूज़ कर सकते हो, ह्यूमन बींग्स की डिग्निटी पे यूज़ कर सकते हो, इक्वालिटी पे यूज़ कर सकते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ में यूज़ कर सकते हो। सो मैनी कीवर्ड्स, 5 कीवर्ड दे दिए यहाँ पे, 5 तरह के टॉपिक में ये एक लाइन यूज़ होती है। इसको बोलते हैं स्मार्टली, कॉमन मिनिमम के अंदर एक कंक्लूजन रेडी कर लो। इनमें से जो भी टॉपिक आएगा, वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये तो लिख ही दोगे आप। अब ये भी देखो, इंक्रीजिंग GDP विद मोर इन्वेस्टमेंट्स इज ईजियर। समझो, इंक्रीजिंग GDP विद मोर इन्वेस्टमेंट्स इज ईजियर देन चेंजिंग द शेप ऑफ द इकोनॉमी टू मेक इट मोर इंक्लूसिव वाइल इंक्रीजिंग इट्स साइज। ठीक है, अ न्यू पैराडाइम ऑफ इकोनॉमिक साइंस एंड पॉलिसी इज रिक्वायर्ड, द डेवलपमेंट ऑफ विच हैज बिकम असेंशियल फॉर ह्यूमैनिटीज सर्वाइवल इन दिस मिलेनियम। इंडिया शुड लीड द वे इन द G20 एंड बियॉन्ड। अब ये G20 से भी मैच करता है कंक्लूजन वाला पॉइंट। तो सेंटेंस में से आपको कुछ कुछ पिक करना पड़ेगा, मैं एक एक पिक करके नहीं दसता क्योंकि वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बट दीज आर द स्टेटमेंट जहाँ से आप कुछ ना कुछ पिक कर सकते हो। ठीक है जी, हो गया ये वाला, बहुत अच्छा लिखा अरुण मेहरा जी ने। अब इनकी बुक तो मत पढ़ना, इतना समय नहीं होगा, एग्जाम के बाद बिल्कुल पढ़ सकते हो, बट डू मेक श्योर कि आपको इन बातों का पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हमारा एथिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। हम लोग 2015 का पेपर कर रहे हैं, 13 और 14 हम लोग कवर कर चुके हैं। 15 का आज सेकेंड लास्ट डे है, और कल यानी कि 5 Feb को हम लोग 2015 के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। आज हम लोग करेंगे केस स्टडीज़ का सेकंड डे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9, 10 की केस स्टडीज़ की थी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, 12 की स्टडीज़ करेंगे, और कल हम लोग क्वेश्चन 13 और 14 की 2 केस स्टडीज जो लास्ट होंगी वो कवर करेंगे। तो टोटल 6 केस स्टडीज़ आई थी 2015 के अंदर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं 11th और 12th। अगर आप में से कोई नया है तो मैं इसकी PDF शेयर नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग साथ साथ में लिखें। साथ साथ में लिखने से आपकी मेहनत तो लगेगी, पर विल गेट मोर रिजल्ट्स। अदरवाइज क्या होगा ना, बस PDF सेव करके रख लोगे और कुछ नहीं करोगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, वन ऑफ द साइंटिस्ट वर्किंग इन दी R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ऑफ अ मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो साइंटिस्ट है, लैब है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो साइंटिस्ट ने रिसर्च करते हुए फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर डिस्कवर किया कि वन ऑफ द कंपनीज बेस्ट सेलिंग वेटरनरी ड्रग्स हैज़ द पोटेंशियल। वेटरनरी का मतलब होता है जो जानवरों के लिए जो होती है, उसका पोटेंशियल है कि वो क्योर कर सकता है करंटली इनक्योरेबल लीवर डिजीज़। उसने देखा कि जानवरों की एक ऐसी दवाई है जो इंसानों के लीवर की एक ऐसी डिजीज जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं था, उसको ठीक कर सकती है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जनरली ट्राइबल एरियाज में पाई जाती है। ठीक है, हालांकि
डेवलपिंग अ वेरिएंट ऑफ द ड्रग suitable for human being entailed a lot of research and development having a huge expenditure to the extent of 50 करोड़। उसने कहा कि मिल तो गया है पर इस पर और डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, रिसर्च इंसानों तक के काम के लायक इसे बनाने के लिए तकरीबन 50 करोड़ का खर्चा आएगा। It was unlikely that the company would recover the cost as the disease was rampant only in the poverty-stricken areas। अब देखो कितना अच्छा सवाल बनाया गया ना। कंपनी इस खर्चे को उठाना नहीं चाहती, कंपनी नहीं चाहती 50 करोड़ का रिसर्च पे लगाना, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है ना डिजीज़, ये जनरली उन गरीब के दूर दराज के इलाकों में ज़्यादा है, तो यहाँ पर मार्केट की बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम दवाई बना देंगे तो बिकेगा नहीं। अब अगर आप उस कंपनी के CEO होते तो आपसे 20 नंबर का सवाल पूछा गया, यानी कि 4 पेजेस का। आइडेंटिफाई करो क्या क्या वेरियस एक्शंस होंगे दैट यू कुड टेक, यानी कि ये साइंटिस्ट आपके पास आएगा, आप CEO, आपको सारी सिचुएशन बताएगा। अब आप बताओगे आप इस पर क्या क्या स्टेप लेना चाहते हो, पहले पार्ट में। दूसरे में उसने कहा इवेल्युएट करो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑफ योर एक्शंस। ठीक है, आपकी जो आप एक्शन लेना चाहोगे उसमें सही क्या गलत क्या, उनके ऊपर काम करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। केस 3 है हमारा। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? देखो स्टेक होल्डर आपको हर क्वेश्चन में लिखने ज़रूरी भी नहीं होते हैं। ठीक है, अगर और लिखना चाहो तो किस तरीके से लिखना है वो अपना अपना पैटर्न बना सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो प्रीवियसली किया था उसमें मैंने कैसे लिखा था, इस वाले में देखो मैंने स्टेक होल्डर को ऐसे लिखा था। ठीक है, और उससे पिछले वाले में कैसे लिखा था वो भी दिखा देता हूँ, उसमें ऐसे लिखा था। तो अपना खुद का एक सिग्नेचर बना लो कि अगर मेरे केस में स्टेक होल्डर का आएगा तो मैं ये वाला फॉर्मेट यूज़ करना चाहूँगा, ये वो वाला, या फिर तीनों चारों को प्रैक्टिस कर लो और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी ना तो उस वाले को आप लिख लेना। अरे ये फिर से ब्लैक स्क्रीन क्या हो जाता है कभी कभी, ये जस्ट सेकेंड। ऑल राइट, तो आप अपना तरीका एक फिक्स कर लो एंड लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो स्टेक होल्डर मतलब होता है हिस्सेदार कौन कौन है इस केस स्टडी के अंदर। साइंटिस्ट है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ट्राइब्स और CEO जो कि मैं हूँ। डायलेमा क्या क्या आ रहा है ना, यानी कि कन्फ्यूजन कहाँ पर है। एक इकोनॉमिक वैल्यू है, एक सोशल वैल्यू है। इकोनॉमिक यानी कि 50 करोड़ करें या ना करें, सोशल वैल्यू मतलब बीमारी तो है चाहे बेशक ट्राइबल्स को, लेकिन प्रॉब्लम तो है लोगों की। ठीक है, ह्यूमैनिटी इंसानियत, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी। कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत भी है जिनका भी इन्वॉल्व किया, जैसे कि गांधी जी का सर्वोदय है, सर्विस ऑफ मैनकाइंड, फोकस ऑन द ड्यूटीज और सोशल एथिक्स। अभी जनरली हम लोगों ने पहले कुछ क्वेश्चंस में नहीं किया था, तो देखो ये नई चीज़ें होती हैं। अगर आप ये सीख जाओगे, हर केस स्टडी में आप प्रिंसिपल इन्वॉल्व लिखोगे तो जाहिर सी बात है आपकी केस स्टडी की वैल्यू बढ़ेगी ना। ये सीखने की वाली चीज़ है। जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं हर बार ये ऐड नहीं करता हूँ। एक क्वेश्चन जो था पीछे वाला उसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ ऐड की थी, दिखाता हूँ। हाँ, ये पहला था, इसमें वैल्यूज़ इन द केस की थी। ठीक है, अब ऐसे आपको समझना पड़ेगा केस स्टडीज़ प्रैक्टिस कर करके कहाँ कहाँ पर वैल्यूज़, कहाँ कहाँ पर प्रिंसिपल्स का आप इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, उसने हमसे पूछा था एक्शंस बताओ और इवैल्यूएशन, हम दोनों एक साथ करेंगे। वेरियस एक्शन क्या क्या होंगे और उसका इवैल्यूएशन करते हुए चलेंगे। पहला तो है प्रपोजल को रिजेक्ट कर दो। किसका प्रपोजल था? साइंटिस्ट का था। दिस होल्ड्स मेरिट फॉर कंपनी बट ओनली इन द शॉर्ट रन। नेगेटिव्स ऑफ दिस ऑप्शन आर द नेग्लेक्ट ऑफ सोशल वैल्यूज एंड मिसिंग द चांस टू अपलिफ्ट द पुअर masses. Company also misses the chance to build on its research, technology and the brand name. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन होता है हमारे पास accept the proposal in hurry and sanction the amount. Merit includes the quick action but isn't in line with the economic business ethics. There are chances that the discovery was a faulty one. Moreover, it is likely to hurt company's sustainability in the long run. देखो एक्सेप्ट करना, लेकिन हरी में एक्सेप्ट करना ये भी गलत होता है। तीसरा था फर्दर टेस्ट करो ऑन द डिस्कवरी एंड अप्रोच द गवर्नमेंट. दिस एंश्योर्स कन्फर्मेशन ऑफ पोटेंशियलिटी ऑफ द ड्रग टू ट्रीट द ह्यूमन्स एंड टेक रिसर्च फॉरवर्ड. मेरी हैंड राइटिंग के लिए मुझे माफ़ करना, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ये. Meanwhile, the state shall be approached for funds. Drug could become part of government's drug schemes and the immunization plans. This has merit of reducing the financial burden on company, but demerit of the possible delays. गवर्नमेंट को दे दोगे तो गवर्नमेंट यहाँ पर इसमें साफ लिखा है गवर्नमेंट को अप्रोच करने से डिले आएगा. तो लाइक डिले इज लाइक सिनोनिम ऑफ द गवर्नमेंट. चौथा पॉइंट क्या हमारा, लुक फॉर अ प्राइवेट फंडिंग और द एनजीओ. प्राइवेट फंड्स अंडर द CSR or the association with NGO for the social cause will serve the purpose of every stakeholder. The only demerit is possible delay in finding the partner company. Okay. To rectify this, I will sanction a token amount to start the research and apply for the government, private और NGO funding. कितना स्मार्ट आंसर दिया कि मैं एक टोकन अमाउंट कर देता हूँ, उसके बाद आई कैन सर्च फॉर दिस थिंग. तो ये रेक्टिफाई कर दिया इस प्रॉब्लम को भी. यू हैव टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड ऑल्सो. उसने कहा था ना इवैल्यूएशन भी करना है. फिर इसी चीज़ का एक फ्लो चार्ट बना दिया. कन्फर्मेशन ऑफ द पोटेंशियलिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है. एक्सेप्ट द प्रपोजल फॉर रिसर्च एंड अप्रूव इनिशियल फंड, वही टोकन अमाउंट. रीच आउट टू द गवर्नमेंट, प्राइवेट और द NGO फॉर फंड्स. कंपनी सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमैनिटी बोथ अपहेल्ड. ठीक है. देन
लास्ट में, कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटल गुड एंड कम्युनिटेरियनिज्म, कंपनी कैन अडॉप्ट द फोर्थ ऑप्शन एंड नॉट ओनली सर्व सोसाइटी बट ऑल्सो मेक द गुडविल फॉर इटसेल्फ. Hence, this addresses the various dilemmas and stakeholder. Done. जो पूछा था हमने वो बता दिया, हमने एक्शंस आइडेंटिफाई किए, हमने उनका प्रोज एंड कॉन्स भी कर लिया, सारे ऑप्शंस में इवैल्यूएशन किया ना, इसका ये मेरिट, इसका ये डीमेरिट. सो डन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस स्टडी. अगेन 20 नंबर की है, 4 पेजेस मिलेंगे. देखो कुछ क्वेश्चन में उसने 200 वर्ड लिखा हुआ है, कुछ में उसने क्या लिखा हुआ है 250 वर्ड्स. एक्चुअल में इसमें जाना मत, ज़्यादा सोचना मत. आप 4 पेजेस को मान के, जैसे यहाँ पर इतना क्वेश्चन खत्म हो गया, जो स्टूडेंट था वो इतना बना पाया, ये ठीक है. इतना पूरा का पूरा यहाँ पे ख़त्म मत कर देना, तीसरे पेज पे, चौथे पे कुछ लिखने के लिए रख लेना, कंक्लूजन लाइंस के लिए. और पूरा नहीं जा पा रहा, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई बड़ी बात नहीं है. लगातार प्रैक्टिस करोगे ना, लिखते रहोगे तो आइडिया लग जाएगा कि अच्छा किस क्वेश्चन में मैं एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकता हूँ, क्या मैं कोई और फ्लो चार्ट बना सकता हूँ, क्या फिर मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा सा और खुला लिख लेता, हैंडराइटिंग थोड़ी बड़ी कर लेता, इनको थोड़ा और यहाँ तक लेके आता. मतलब स्टार्टिंग जो थी ना, स्टेक होल्डर, डायलेमा, प्रिंसिपल, इनको यहाँ तक लेके आता और बड़ा. तो ये आपको प्रैक्टिस कर करके समझ में आएगा. कम से कम 30-40 केस स्टडीज लिख लोगे ना मेंस एग्जाम से पहले, तो क्लियर हो जाएगा कि मुझे करना क्या है. दिस इज़ वन एग्जाम जहाँ पर आप 150 से 160, 170, 80 तक स्कोर कर सकते हैं. लोगों ने किए 164 समथिंग थे आई थिंक हाईएस्ट एक बार. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस पर चलते हैं अब हम. देयर इज़ अ डिजास्टर प्रोन स्टेट, जहाँ पर ज़्यादा आपदाएं आती रहती है, वहाँ पर फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स भी आती हैं, जंगल में भी आग लग जाती है, बहुत तेज़ बरसात भी होती है. क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है बारिश का तेज होना. सिर्फ इसका मतलब ये नहीं एक्चुअल में बादल फटता नहीं है, फटने का मतलब होता है बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती है बस. फ्लैश फ्लड एकदम से आ जाती है, बाढ़, अर्थक्वेक भी आते हैं. तो देखो कितना ज़्यादा स्टेट के अंदर डिजास्टर होने के चांसेस है. कुछ इसमें से मौसम के अकॉर्डिंग होती हैं, सीजनल है, और कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि पता नहीं चलता. तो जो मैग्नीट्यूड है डिजास्टर का, वो हमेशा अनएंटिसिपेटेड होता है. अनएंटिसिपेटेड मतलब पता नहीं चलता. ड्यूरिंग वन ऑफ द सीजन्स एक क्लाउड बर्स्ट के कारण डेवास्टेटिंग फ्लड्स आए थे, लैंडस्लाइड्स आए थे, उसके कारण कैजुअलिटीज बहुत सारी आ गई थी. देयर वाज अ मेजर डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड टूट गए, ब्रिजेस को नुकसान हुआ, पावर जनरेटिंग यूनिट्स को दिक्कत आई थी. इसके कारण मोर देन 1 लाख पिलग्रिम्स, यानी कि जो वो होते हैं ना तीर्थ यात्री, टूरिस्ट और जो बाकी लोकल्स थे ना, वो ट्रैप हो गए थे डिफरेंट रूट्स पर, डिफरेंट लोकेशंस पर. अभी जो लोग ट्रैप हुए थे इन योर एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें थे सीनियर सिटीजन्स थे, पेशेंट थे हॉस्पिटल में, विमेन एंड चिल्ड्रन हैं, हाइकर्स हैं, टूरिस्ट हैं, रूलिंग पार्टीज भी हैं, उनके रीजनल प्रेसिडेंट्स भी हैं उनकी फैमिली के साथ, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द नेबरिंग स्टेट भी है, जेल के प्रिजनर्स भी हैं. देखो कितने सारे इसने बता दिए ना, स्टेक होल्डर्स कितने सारे बता दिए. अब देखो यहाँ पर ट्रिक आएगी, आगे मैं समझाता हूँ जब आंसर दिखाएंगे ना. जब इतने सारे स्टेक होल्डर बता दिए तो क्या आपको सबको लिखना होगा? बिल्कुल नहीं लिखना. ठीक है, देखना अभी आंसर में कैसे करते हैं. तो अब आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि एज अ सिविल सर्विसेज ऑफिसर, यानी कि आप एक सिविल सेवा के अधिकारी हैं, व्हाट वुड बी द ऑर्डर, वो सीक्वेंस पूछ रहा है, ऑर्डर क्या होगा जिसमें आप रेस्क्यू करोगे इन लोगों को और क्यों, कारण भी पूछा उसने सीक्वेंस का. गिव जस्टिफिकेशन देते चलो. 20 नंबर का है, 4 पेज में. ठीक है, जब मैंने कहा कि इतने सारे स्टेक होल्डर होंगे तो आपको स्टेक होल्डर नहीं लिखने हैं, अवॉइड देम. कैसे लिखो? This is a typical problem solving case study that requires application of not only classical intelligence but also emotional intelligence. ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन क्या है? डिजास्टर प्रोन स्टेट है, क्लाउड बस्ट हुआ है, फ्लड्स आई है, लैंडस्लाइड आई है, डैमेज हुआ है रोड्स को, ब्रिजेस को, पावर जनरेटिंग यूनिट्स को, रिस्क ऑफ लाइफ है, लॉस विद द पीपल गेटिंग ट्रैप्ड. शॉर्ट में लिख दिया. ऑलराइट, अब उसने कहा था प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऑर्डर इन विच आई विल रेस्क्यू द पीपल. सबसे पहले टूरिस्ट, क्योंकि बिकॉज ऑफ शेयर नंबर ऑफ टूरिस्ट हु माइट बी ट्रैप्ड, rescuing them would serve a utilitarian purpose by ensuring good of the maximum number of people possible. क्योंकि मोस्टली लोग वहाँ पर टूरिस्ट ही थे उस रूट के ऊपर. सेकेंड, सीनियर सिटीजन्स, विमेन एंड चिल्ड्रन, they are the most vulnerable during any such a disaster situation. Given that the state is suffering from floods and landslide, one from this set of people who is out on the roads need immediate attention and rescue. ठीक है, हर एक के साथ उसका जस्टिफिकेशन देते हुए चल रहा है कि इनको इस नंबर पे क्यों रखा है. देन हाइकर्स जो होते हैं, ये मोस्ट डेंजरस लोकेशंस होती हैं, बट माइट हैव नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड ट्रेनिंग टू कीप देमसेल्व्स सेफ. क्योंकि हाइकर जो होते हैं अपने साथ सेफ्टी के टूल्स लेके चलते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है इनसे. स्टिल नॉट ऑल माइट हैव द रिक्वायर्ड स्किल एंड हैंस दे शैल बी रेस्क्यूड थर्ड इन दी ऑर्डर. अब जाहिर सी बात है ना, कोई जो वृद्ध व्यक्ति होगा, सीनियर सिटीजन होगा, वो हाइकिंग के लिए थोड़ी जाएगा इतने ऊपर पहाड़ों के अंदर. फोर्थ आता है रूलिंग पार्टीज का. तो रीजनल प्रेसिडेंट है, अलॉन्ग विद हिज फैमिली है, और उसको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं नेबरिंग स्टेट के भी उस गिवन ऑर्डर में.
They can mobilize necessary rescue teams, police and army personnel and take actions to restore calm. अब ये वो लोग हैं जिनके पास कॉन्टैक्ट पावर होती है, they can call for help, they can take help of police and army, है ना. तो इनको 4th नंबर पे रखा, क्योंकि ये अपने आप भी कोशिश कर सकते हैं. इनके अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होंगे और रीजनल प्रेसिडेंट होंगे पार्टी के, तो इनको तो नेचुरल सी बात है, इनको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा. मतलब इनको हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे सर्च ढूंढने के लिए, इनके लिए चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी. बट हाइकर्स के लिए, है ना, विमेन वगैरह के लिए प्रॉब्लम होती है. तो दे बीइंग 4th इन ऑर्डर हैज़ नथिंग टू डू विद देयर स्टेटस बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स दे पोजेस. यही कारण था. फिर हमारे पास 5th में आता था पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स एंड प्रिजनर्स. अब इसको 5th पे क्यों रखा? क्योंकि लार्जली सेफ एरिया में है, क्योंकि दे आर विद इन द 4 वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स. पेशेंट तो हॉस्पिटल में है, आप हॉस्पिटल से बियॉन्ड कहाँ लेके जाओगे उनको? किसी को चोट लगेगी वो भी तो हॉस्पिटल में ही आएगा ना. और प्रिजनर्स हैं वो भी जेल के अंदर हैं, तो जेल के अगर के अंदर बाहर आ जाना तो उसमें बहुत आसानी से उनको रेस्क्यू किया जा सकता है. ठीक है, तो इसलिए इनको लास्ट पे रखा है. Hence rescued at last, but ensuring electricity for hospitals is of prime importance. Similarly, order can change if the prison is an open jail and it can get flooded. अगर जेल के अंदर फ्लडिंग हो जाएगी तो हम ऑर्डर को चेंज कर देंगे. ठीक है. Having said that, each life is important and I will try to rescue every life irrespective of the order. Also, it is given that the state is multidimensional disaster prone area. फिर हमने इसी का फ्लो चार्ट ऐड कर दिया. प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन दिया, डिजास्टर और लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, फ्रेम किया ऑर्डर ऑफ रेस्क्यू. फिर हमने प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे काम किया, ऑर्डर एज मेंशन्ड इन द आंसर अलॉन्ग विद रिस्पेक्ट ऑफ एवरी लाइफ. सॉल्यूशन इंप्लीमेंटेशन किया, उसमें क्लासिकल और इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया एंड फ्रेम किया एसओपीज. एसओपीज मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. फिर नेसेसरी सेफगार्ड्स एंड एसओपीज ऑफ प्रिवेंशन, प्रिपरेशन एंड मिटिगेशन, रेस्क्यू एंड रिहैब शैल बी पुट इन प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द एनडीएमए प्लान्स. नीड इज टू इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशंस इंटेलिजेंटली. फिनिश. जो पूछा था बता दी. उन क्वेश्चन का डिमांड ही ऑर्डर के ऊपर ज़्यादा थी. उसने कहा ऑर्डर बता दो, रीज़न बता दो, जस्टिफिकेशन भी दे दो. तो हमने जस्टिफिकेशन भी दे दिया सारा. दैट्स इट, डन फॉर टुडे. आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया, बाकी मैंने किया तो है अपलोड, मैं मिस नहीं करना चाहता. मैं यही देख रहा हूँ अभी कि इस दिन ना हो ना तो मैं अपलोड तो कर ही दूँ, थोड़ा लेट ही सही, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके. तो कीप सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव. कुछ ना कुछ बातें करते रहते हो ना इस बारे में, तो मैं कर देता हूँ ना. मैं भी ढीला पड़ सकता हूँ बिकॉज आई एम जस्ट ए ह्यूमन बीइंग. मुझे आदत नहीं रेगुलर चीज़ें पोस्ट करने की, बट धीरे धीरे आ रही है हैबिट अब. थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन.